हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑनर्स का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी और यूनिट हमारी तीसरी है, यानी तीसरा चैप्टर कर रहे हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत की परंपराएं। इसके अंदर ये 3-4 मेन टॉपिक हैं जो कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा अगर आप सीरियस होकर वीडियो को देखते हो तो। एकदम अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, सभी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ, इसकी ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, एकलव्य स्नातक 1 इसको ज्वाइन कर लो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप अपना मैसेज कर दीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सब्जेक्ट हमारा है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। समकालीन समाज में, यानी आज की दुनिया में अगर हम देखें, तो अगर आपको राजनीति समझनी है, ठीक है, राजनीति को समझना है, किसी भी देश की राजनीति को समझना है, तो 4 प्रमुख राजनीतिक परंपराएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उदारवाद, मार्क्सवाद, ठीक है, अराजकतावाद, अनुबंधवाद। वैसे मार्क्सवाद वगैरह के बारे में हमने इससे पहले की यूनिट में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपको आसान लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। उदारवाद को यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे, सारी चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हर परंपरा जो है वो समाज और राज्य, यानी राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, यानी समाज और सरकार के बारे में अलग अलग तरीके से सोचती है। अगर आप उदारवाद वाले नजरिए से देखोगे या उदारवादियों के नजरिए से देखोगे तो आप किसी राज्य के बारे में अलग तरीके से व्याख्या करोगे। अगर आप मार्क्सवादी नजरिए से देखोगे, ठीक है, तो आप अलग तरीके से देखोगे। इसी प्रकार से ये सारे जो सिद्धांत है ये अलग नजरिए से ही देखते हैं, तो इनको हम समझेंगे इस यूनिट में, इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उदारवाद। बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान है। देखिए, उदारवाद में जो मेन विचार होता है वो क्या होता है, सेंटर जो होता है वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी मेन बात जो चल रही होती है उदारवाद में वो व्यक्ति की स्वतंत्रता चल रही होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व दिया जाता है। उदारवाद मानता है कि समाज और राज्य को व्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। यानी उदारवाद क्या मान रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी उसके पास विवेक है, वो अपने दिमाग से अपना भला अपना बुरा सोच सकता है, समझ सकता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में समाज को और सरकार को यानी राज्य को उसके जीवन में, ठीक है, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसको आज़ादी से और सम्मान से जीने देना चाहिए, ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा मानता है उदारवाद। आगे देखिए, कहते हैं कि राज्य का काम है लोगों की आज़ादी की रक्षा करना, यानी सरकार जो है हमारी, जिसको हम राज्य कह रहे हैं यहाँ पे, उसका काम क्या है, लोगों की आज़ादी की रक्षा करना, उन पर अनावश्यक नियंत्रण ना लगाना। लेकिन होता क्या है कि कई जगह पे हम देखते हैं कि सरकारें जो होती हैं वो लोगों की जो आज़ादी होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, इस चीज़ का विरोध करते हैं, कौन करते हैं, उदारवादी लोग, जो उदारवादी विचारधारा को मानते हैं वो यही मानते हैं। ठीक है, फिर इसमें व्यक्तिगत अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें उदारवाद में बस एक ही चीज़ समझनी है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इसमें व्यक्ति की बात चल रही है। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों की बात चल रही है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेंटर में कौन होगा, हमेशा व्यक्ति होगा। ठीक है, मेन जो है वो व्यक्ति है उदारवाद के हिसाब से। अब हम देखते हैं अगली विचारधारा को, जिसमें हम मार्क्सवाद को समझते हैं। मार्क्सवाद मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। तो मार्क्सवादी जो है ना वो समाज की असमानताओं की वजह को खोजते हैं कि समाज में असमानता क्यों है। जैसे कि मान लो आपको पता है समाज में गरीबी है, तो वो गरीबी क्यों है, अगर शोषण हो रहा है तो वो शोषण क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा में हमने 2 वर्गों की बात करी थी। इसमें हमने एक अमीर वर्ग बोला था, आपको बताया था, एक गरीब वर्ग बताया था। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, संघर्ष रहता है। ठीक है, वो संघर्ष एक समय में क्रांति का रूप ले लेता है और फिर समाज में समानता स्थापित हो जाती है। कुछ इस प्रकार की बातें कार्ल मार्क्स ने कही थी, मैंने आपको इससे पहले वाली यूनिट में डिटेल में बताया। तो जो मार्क्सवादी नजरिया है वो हमेशा समाज में असमानता को देखता है और असमानता क्यों है उसको समझने की कोशिश करता है। मार्क्सवादी नजरिया ये मानता है कि समाज में बदलाव तभी पॉसिबल है जब आर्थिक और सामाजिक संरचना बदले। यदि आर्थिक और सामाजिक संरचना बदल जाएगी
तो क्या होगा, शोषण होना बंद हो जाएगा, ठीक है, समाज में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। फिर मार्क्सवाद कहता है क्रांतिकारी परिवर्तन पे जोर देता है, ठीक है, और ये परिवर्तन कैसे आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्सवाद, क्रांति के जरिए, ठीक है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि क्रांति होगी तभी जाके समाज में परिवर्तन होगा, और ये किसको मोटिवेट करते हैं, मजदूरों को, सर्वहारा वर्ग को, ठीक है। तो देखिए इनके अनुसार समाज को वर्गों यानी अमीर और गरीब से मुक्त होना चाहिए, सभी के लिए समाज में बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या समझा, उदारवाद क्या कर रहा था, व्यक्ति की बात कर रहा था, ठीक है, व्यक्ति की बात कर रहा था। लेकिन मार्क्सवाद क्या कर रहा है, वो वर्ग की बात कर रहा है, यानी समाज की समूह की बात कर रहा है, यानी ज्यादा लोगों की बात कर रहा है। और वर्ग में भी दो प्रकार के वर्ग बताता है, एक अमीर एक गरीब, ठीक है, इनके बीच में संघर्ष रहता है। अब हम चलते हैं अगली विचारधारा को समझते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट है अराजकतावाद, क्योंकि आगे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, अभी बस इंट्रो है, ये इंट्रोडक्शन है। अराजकतावाद को अगर हम समझे, जिसको अनार्की सिस्टम कहा जाता है, तो ये मानता है कि जो राज्य है ना, यानी कि जो सरकार है, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए। इंसान इतना बुद्धिमान है, इंसान इतना समझदार है कि बिना सरकार के भी वो आपसी सहयोग से अपना जीवन जो है वो अच्छे से चला सकता है। सरकार जो होती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करती है, प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। इसलिए जो अराजकतावादी हैं वो तो सरकार के खिलाफ रहते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोग जो हैं स्वयं यानी अपने आप आपसी सहयोग से समाज को चला सकते हैं। सरकार और सत्ता के लोग जो हैं वो इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको खत्म होना चाहिए, यानी कि सरकार को, सत्ता को खत्म कर देना चाहिए। एक ऐसा समाज, ठीक है, कल्पना में रखा जाता है जहां कोई शासक ना हो, कोई राजा ना हो, कोई सम्राट ना हो, कोई शासक ना हो, ठीक है, और लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, ठीक है, शासन शासन व्यवस्था से दूर रह के मतलब अपना जीवन व्यतीत करें। तो इस तरीके की बातें करता है अराजकतावाद। तो ये भी अगला टॉपिक है हमारा अनुबंधवाद, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कह सकते हैं। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना, वो उदारवाद, समाजवाद, सॉरी उदारवाद, मार्क्सवाद, और जो हमने तीसरा पढ़ा है अराजकतावाद, इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये कहती है कि भाई, ये परंपरा मानती है कि समाज और राज्य एक समझौते, ठीक है, एक एग्रीमेंट के तहत आपस में आधारित है एक दूसरे पे। तो लोग अपनी सहमति से कुछ नियम बनाते हैं ताकि समाज में शांति रह सके और समाज अच्छे तरीके से चल सके। राज्य को कहते हैं कि राज्य को यानी सरकार को वही अधिकार मिलते हैं जो जनता इसको देती है, यानी कि जो अधिकार जनता इनको देगी राज्य को वही अधिकार मिलेंगे, ठीक है। इसका ध्यान जो है सामाजिक सहयोग पे रहेगा, सुरक्षा पे रहेगा और व्यवस्था बनाए रखने पे रहेगा। तो ये क्या है, ये भी समाज की बात कर रहा है। तो हमको चार अलग अलग विचार हैं, चारों को हमने समझा है। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो परंपराएं थी चारों, इनका महत्व समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो चारों परंपराएं हैं, ठीक है, ये समाज और राजनीति को देखने के लिए हमको एक अलग अलग नजरिया देते हैं। अब एक समाज की मान लो कोई घटना है, अब आप चार लोग बुला लो, चार लोग कौन से, एक मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति होगा, एक मान लो आप जो उदारवादी बुला लो, कोई लिबरल बुला लो, एक आप अराजकतावादी वाला विचारधारा का व्यक्ति बुला लो, और एक अनुबंधन थ्योरी को मानने वाला बुला लो। चारों के सामने घटना रख दो, चारों क्या करेंगे, अपने अपनी विचारधारा के नजरिए से उसको देखेंगे, अलग अलग तरीके से उस घटना को बताएंगे। तो यही जो अलग अलग तरीके की जो चीजें होती है ना, अलग अलग जो नजरिए हैं, यही तो हमको पता लगता है इन विचारधाराओं से। तो यानी ये जो चारों परंपराएं हैं, ये समाज को और राजनीति को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है। इनसे हम समझ पाते हैं कि राज्य कैसे बना, यानी सरकारें जो हैं ये कैसे बनी हैं, समाज कैसे चलता है, और लोग क्यों बदलते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बदलते हैं। इन विचारों की मदद से हम आधुनिक जो राजनीति है, आज के समय में जो राजनीति है, आज के समय में समाज में जो समस्या हैं, वो हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप किसी एक नजरिए से समझोगे ना, तो फिर आप अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उदारवादी उसको अलग नजरिए से देखेगा, मार्क्सवादी उसको अलग नजरिए से देखेगा, ठीक है, अराजकतावादी उसको अलग नजरिए से देखेगा, तभी तो वो समस्या को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए ये सारी परंपराएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन जो टॉपिक हैं इनको बहुत डिटेल में आराम से समझेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस कर दोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं हम उदारवाद। उदारवाद जो है ना,
मेरे हिसाब से बहुत आसान है, आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, उदारवाद जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है लिबर। ठीक है, इस लिबर से निकला है। अब लिबर का मतलब होता है स्वतंत्र लोग। ठीक है, यानी ये जो लिबरलिज्म है जिसको उदारवाद कहा जाता है, ये लिबर शब्द से निकला है, जिसका मतलब स्वतंत्र लोगों से है, यानी आज़ाद लोगों से है। ठीक है, तो इसका जो मेन विचार है वो क्या है? मेन विचार है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र हो, उसको सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। तो उदारवाद किसकी बात करता है? व्यक्ति की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। आगे देखो, उदारवाद ये मानता है कि समाज की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता से बनती है। यदि व्यक्ति को ही स्वतंत्रता दे दी जाए राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो समाज में अपने आप ही स्वतंत्रता आ जाएगी। ठीक है, समाज के सभी लोग जो हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। उदारवाद की कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं सहमति, यानी जो कंसेंट होता है। ठीक है, ये सहमति पे आधारित शासन की बात करता है। यानी सरकार जो है वो जनता की सहमति से चलनी चाहिए। अगर जनता सरकार को पसंद नहीं करती है तो सरकार को गिरा देना चाहिए, नई सरकार आएगी। ठीक है, सरकार हमेशा जनता की सहमति से चलेगी। सेकंड है संवैधानिकता, यानी सरकार को संविधान और कानून के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है, संविधान कानून बना दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही सरकार काम करेगी। फिर लेसेस फेयर, इनके द्वारा समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आदमी को अकेला छोड़ दो, यानी कि सरकार लोगों के निजी काम में कम से कम दखल अंदाजी करे, यानी कि लोगों को ना बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उदारवादी मानते हैं कि इंसान के पास बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना सही अपना गलत सोच सकता है, तो उसको आज़ाद छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। ठीक है, उस सरकार को उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है भाई इसका? इसका उद्देश्य है कि लोगों पर सरकार अनावश्यक प्रतिबंध ना लगाए, यानी कि सरकार जो जबरन प्रतिबंध लगाती है ना लोगों की आज़ादी पे, वो नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकता है। ठीक है, उदारवाद कैसे आया है तो समझिए। तो ये यूरोप में क्या था? पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदार लोग होते थे, ताकतवर होते थे, शोषण करते थे। तो जब यूरोप में सामंतवाद कमजोर हो गया था, तब लोगों ने स्वतंत्रता की और अधिकारों की बात कहनी शुरू कर दी थी। हमें अधिकार चाहिए, हमें ये अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो यूरोप से ये चीजें आई हैं। ठीक है, फिर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे उदारवाद जो था और मजबूत हुआ। इसमें क्या था? इंग्लैंड में होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध के बाद यही मांग उठती है कि स्वतंत्रता चाहिए, अधिकार चाहिए। ठीक है, फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति में भी यही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बातें निकली थी। फिर अमेरिका की जो क्रांति है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अधिकारों की ही बात चली थी। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं उदारवाद का कंसेप्ट जो है वो सामने आया कि समाज में जो लोग हैं वो चाहते हैं अधिकार मिले उनको, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो, इन क्रांतियों में लोगों ने, जो राजा होते थे, उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, राजा नहीं जनता सर्वोच्च है। इन्होंने कहा कि राजा नहीं बल्कि जनता ही सर्वोच्च है, जनता को सबसे ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। तो उदारवाद जो था इसने मिडिल क्लास को शक्ति दी, यानी कि ताकत दी, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था उस समय में, और वो चाहता था कि सरकार जो है उनकी आज़ादी और उनकी संपत्ति का सम्मान करे, सरकार उनके राइट्स यानी उनके अधिकारों को ना छीने। ठीक है, सरकार इंसान की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, उसको बिल्कुल फ्रीडम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ से निकली थी। तो यही यूरोप की वजह से फिर बाकी जगह पे फैलने लगी और ये विचार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। इसके बाद देखो क्या होता है। औद्योगिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिकरण और उदारवाद 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं सदी में यूरोप में अगर आप देखोगे तो उद्योग जो थे बहुत तेजी से बड़े पैमाने पे बढ़ने लग गए थे। ये हमने क्लास 11th की हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। अब इन उद्योगों के कारण जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है, ठीक है, और बिजनेस करने वाले जो लोग हैं और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहे थे, शक्तिशाली बन रहे थे। क्योंकि जब अब उद्योग आ चुके थे तो उद्योग के कारण लोगों के पास पैसा भी आना शुरू हो गया था। तो उसके कारण क्या था, ये कहीं ना कहीं ताकतवर हो रहे थे। अब इन व्यक्तियों को लगा कि सरकार जो है ना वो उनकी स्वतंत्रता में ज़्यादा दखलंदाजी ना करे, और उनको व्यापार करना है, व्यापार करने में किसी प्रकार की बाधा या समस्या ना हो। सरकार मतलब ज़्यादा रूल्स हार्ड ना बनाए, ऐसा हो कि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। फिर कानून कानून सबके लिए बराबर हो, बराबरी की बात चल रही थी। तो उदारवाद जो है इसी सोच को आगे बढ़ाता है, और आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है,
कम सरकारी हस्तक्षेप, इन चीज़ों को लाने की बात करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि सरकार को लोगों के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। लोग जिस व्यापार को, जिस काम को करना चाहते हैं वो कर सकें, किसी पे कोई प्रतिबंध ना हो, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकार कम से कम उनकी लाइफ में हस्तक्षेप करे, ये बातें यहाँ पे रखी गई थी। नेक्स्ट है मुख्य विषय व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिवाद, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो उदारवाद है ना, हमने ये समझा ये व्यक्ति की बात करता है, यानी व्यक्तिगत, ठीक है, या व्यक्तिवाद की बात करता है। तो उदारवादी परंपरा क्या मानती है कि समाज की शुरुआत जो होती है उसका केंद्र जो है वो व्यक्ति है। एक व्यक्ति होता है, फिर उसका परिवार होता है, फिर और परिवार होते हैं, फिर और परिवार होते हैं, इस तरीके से समाज बनता है। यानी केंद्र जो है वो व्यक्ति को मानते हैं। तो ये कहता है, उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं। ठीक है, सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे उनके अंदर किसी में सोचने की अच्छी क्षमता है, तो कोई मेहनत करने में बहुत आगे है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर सकता है। ठीक है, कोई अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने में बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है, और इन्हीं गुणों के कारण हर व्यक्ति जो होता है वो यूनिक होता है, विशेष होता है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये उदारवाद के पीछे मेन जो सोच है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं उदारवाद जो होता है वो क्या कहता है। तो उदारवाद ये मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकसित करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी कि जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, हमें उसको विकसित करना है और हमें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी कि लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से डिसीजन ले सकें, कोई उस पर दबाव ना बनाए। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है जिसको क्या सीखना है, क्या करना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है, ये सब चुनने की उसको आज़ादी होनी चाहिए। किसी का कोई उस पर दबाव या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर कोई दबाव, कोई प्रतिबंध होगा तो व्यक्ति स्वतंत्र कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये उदारवाद ऐसी बात करता है, यानी व्यक्तियों की आज़ादी की बात करता है। फिर दार्शनिक कांट थे, यानी कि ये जो फिलोसोफर थे, ठीक है, इनका नाम था पूरा इमैनुअल कांट। तो ये कांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विचार दिया। इनका विचार क्या है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा उदारवाद पे, तो आपको ये जरूर लिखना है, कांट का विचार जरूर लिखना है। ठीक है, तो देखिए, ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वायत्त होना चाहिए, यानी वो अपने निर्णय खुद ले सके। ठीक है, इनका कहने का मतलब है व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप ले सके। अब इस पे एक कमेंट है, टिप्पणी है, तो देखिए, ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा और समानता में विश्वास। ठीक है, उदारवाद जो है वो हर व्यक्ति की गरिमा और समानता में विश्वास करता है। और ये कहा गया है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग गरिमा, यानी कि एक डिग्निटी होती है समाज में। हर इंसान डिग्निटी के साथ, यानी इज्जत के साथ जीना चाहता है। हर व्यक्ति को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए साधन नहीं है, यानी उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि जबरन उसको किसी काम में लगा दिया, उसका मन है या नहीं है, उसकी मर्जी है या नहीं, उसको नहीं देख रहे, बस उसको काम पे लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात करता है। व्यक्ति खुद अपने आप में लक्ष्य है और उसकी ज़िंदगी का एक मूल्य होता है, यानी वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकता है। ठीक है, अब आगे देखो सीबी मैकफर्सन। तो ये जो सीबी मैकफर्सन है, इनके विचार को समझते हैं। तो ये दार्शनिक जो थे, इन्होंने उदारवाद की आलोचना करी है। अब हमने उदारवाद के बारे में अच्छा अच्छा पढ़ा है, थोड़ी सी ना उसकी क्रिटिसिज्म, यानी उसकी कुछ आलोचनाओं को भी देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि उदारवाद जो है वो स्वार्थी व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने अधिकारों और फायदे को सबसे पहले रखता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, अगर सबको आज़ादी हर तरह की मिलने लगेगी तो आपको पता है मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, आप अच्छे से जानते हो। तो मनुष्य क्या करेगा, बस अपने अधिकार के बारे में सोचेगा, दूसरे के अधिकार के बारे में सोचना बंद कर देगा। तो यही इन्होंने कहा है। इससे कभी कभी क्या होगा, समाज के हित जो है नुकसान में पड़ जाएंगे। यानी कोई खुद का फायदा देख रहा है, दूसरों को नुकसान हो रहा है तो होने दे रहा है, तो ऐसे में समाज के हित जो है वो नुकसान में पड़ सकते हैं। क्योंकि उदारवाद जो है वो व्यक्ति की इच्छा और स्वतंत्रता को समाज से ज्यादा महत्व देता है। तो इसलिए उदारवाद में कुछ कमियां हैं कि समाज की बात नहीं करता, ये व्यक्ति की बात करता है। ये इनको इसमें क्या नजर आई है, कमी नजर आई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्रिटिसिज्म भी लिखना है पेपर में। सेकंड है स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो उदारवाद जो है, ठीक है, इसका सबसे जरूरी विचार जो है वो है स्वतंत्रता। यानी उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए सब कुछ करने की, जो उनका मन करे। ठीक है, उदारवादी कहते हैं कि अगर मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है, फिर उसका जीवन जीने का क्या फायदा है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े हुए डिसीजन जो हैं, जो भी फैसले हैं, वो खुद ले सके। फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है वो उसका डिसीजन होगा,
किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है उसका डिसीजन होगा, किस कोर्स में जाना चाहता है उसका डिसीजन होगा, किससे उसको शादी करनी है ये उसका डिसीजन होगा। यानी जीवन के हर फैसले को वो खुद से ले सके, तो इसको इन्होंने क्या बोला है, स्वतंत्रता बोला है। ठीक है, क्या हर तरह की स्वतंत्रता सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे वैसे मैंने आपके सामने आंसर रख दिया है, पर आपको इसका जवाब देना चाहिए था। क्या आप मानते हो कि हर तरह की स्वतंत्रता सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं, हर तरह की स्वतंत्रता सही नहीं हो सकती। मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे सही नहीं हो सकती। तो देखिए, उदारवाद कहता है कि ऐसी स्वतंत्रता, ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जो दूसरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो बोले भाई मैं तो कुछ गैर कानूनी काम करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी वो कुछ इलीगल काम करना चाहता है, तो क्या उसको उसकी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए? खुद से सोचो, उसके इलीगल काम की वजह से किसी ना किसी को नुकसान तो होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, हर तरह की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है कि आपकी स्वतंत्रता तब ही स्वतंत्रता मानी जाएगी जब वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब मैं मान लो मैं कहता हूं मैं अपने घर में डीजे बजा देता हूं बहुत तेज आवाज में, बगल में स्टूडेंट रहते हैं मान लो किसी दूसरे घर में, उनको पढ़ाई करनी है, कल को उनका एग्जाम है, अब मैं डीजे बजा रहा हूँ भाई दिन रात, और मैं ये बोलूँ कि ये तो मेरी स्वतंत्रता है, ठीक है, वो कोई मुझे कंप्लेन करे, मैं बोलूँ मेरी स्वतंत्रता है, तो क्या ये चीज होनी चाहिए? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे का पेपर है, उसको नुकसान होगा इससे। तो ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी दूसरे को नुकसान होने लग जाए तो ये स्वतंत्रता नहीं होगी। तो हर तरह की स्वतंत्रता दे देना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, स्वतंत्रता को फिर ना दो कैटेगरी में बांट दिया। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनको कहा जाता है JS मिल, यानी स्वतंत्रता पे JS मिल के विचार। तो इन्होंने बहुत सरल तरीके से समझाया था। ठीक है, इन्होंने दो तरह की स्वतंत्रता बताई थी, एक थी सकारात्मक स्वतंत्रता और एक थी नकारात्मक स्वतंत्रता। सबसे पहले हम बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता की, यानी नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। तो इसका अर्थ है कि सरकार या कोई व्यक्ति मेरे कामों में दखल ना दे। ठीक है, व्यक्ति को बिना रोक टोक के अपनी पसंद का काम करने दिया जाए। सरकार सिर्फ उतनी रोक लगाए जिससे दूसरों को नुकसान ना हो। सरल भाषा में अगर इसे समझे तो मुझे अकेला छोड़ दो, ये वाली स्वतंत्रता की बात कर रहा है। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि आदमी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उसका जो दिल करे उसको वो करने दो, कोई रोक टोक उस पर मत लगाओ। अगर उसके काम से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, ठीक है, तब आप उसकी स्वतंत्रता पे रोक लगाओ, वरना अगर उसके काम से किसी दूसरे को नुकसान नहीं है तो उसको छोड़ दो। ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी ये ज्यादा स्वतंत्रता देने की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन पहले इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। उदाहरण है किसी धर्म को मानना या ना मानना, ये इंसान की स्वतंत्रता है, वो किस धर्म को मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता उसको छोड़ दो। अपनी पसंद का काम चुनने दो, अपनी राय खुलकर रखने दो उसे। ठीक है, दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। ये कहता है कि व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य हो कि वो अपनी जीवन यानी अपनी खुद की लाइफ जैसा चाहे वैसा बना सके। आदमी को इतना समर्थ बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें केवल रोक हटाना नहीं है बल्कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर भी देना है। जैसे कि व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिल सके, ठीक है, अच्छी स्किल मिल सके, गरीबी या भेदभाव के कारण वो पीछे ना रह जाए। व्यक्ति अपने टैलेंट के हिसाब से जो प्रतिभा है उस काम को कर पाए। ठीक है, तो सरल भाषा में ऐसी स्वतंत्रता जिससे व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सके उसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखनी है। उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में आप सकारात्मक स्वतंत्रता का भी एक एग्जांपल लिख सकते हो कि मतलब सरकार को ऐसे रूल्स बना देने चाहिए जिसमें सबको समानता मिले, ठीक है, सबको अच्छी एजुकेशन मिल सके, सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता में आप डाल सकते हो। तो आगे देखते हैं, उदारवाद जो है दोनों का समर्थन करता है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें किसी प्रकार की दखल ना देने की बात होती है उसको भी सपोर्ट करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता जो तय क्षमता बढ़ाता है उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि किसी की स्वतंत्रता जो है दूसरे की स्वतंत्रता पे हमला ना कर दे, यानी कि दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचा दे। नेक्स्ट है न्याय। न्याय का क्या मतलब होता है? तो चलिए न्याय को देखते हैं। न्याय का मतलब यहाँ पे है कि हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, जिसका वो हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। तो जो उदारवादी विचारधारा है इसमें न्याय का जो मुख्य आधार होता है वो समानता है, यानी सभी को समानता मिले, समाज में सभी समान हो,
हर नागरिक को समान अधिकार मिल जाए, किसी का अधिकार, ठीक है, जाति, लिंग, धर्म या रंग जैसी बातों को प्रभावित ना करे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार मिल जाए, तो यही एक तरह से न्याय है, माना जाता है। ठीक है, अब उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद से निर्णय लेने का मौका देना चाहिए। ठीक है, यानी हर व्यक्ति अपनी पसंद से डिसीजन ले सके, कानून सब पर बराबर लागू हो, राज्य किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव ना करे, इसी को नैतिक समानता के रूप में हम जानते हैं। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। उदारवादी न्याय का तीसरा सिद्धांत, समान अवसर की बात करते हैं ये। ठीक है, तो देखो उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता और अपनी स्किल यानी कौशल को विकसित करने का बराबर मौका देना चाहिए। अब ये मौका अगर बराबर नहीं मिल रहा है लोगों को, तो वहां पे समानता नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कहते हैं किसी की आर्थिक स्थिति या परिवार का जो बैकग्राउंड है उसे रोक नहीं सकती है। इसे कहते हैं न्याय का योग्यता पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, मेरिट बेस्ड जस्टिस। अब आप एक चीज सोचो, एक बच्चा है जो अमीर परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा है जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है। अमीर जो बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ठीक है, उसको अच्छा खान पान मिल रहा है, अच्छी देखरेख मिल रही है, अच्छी सलाह मिल रही है, काउंसलिंग भी उसकी अच्छी हो रही है। जो गरीब है उसको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो आप क्या सोचते हो कि जो ये बच्चा है इंटेलिजेंट, ये भी हो सकता है, ये ठीक है टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या मान सकते हो कि यहाँ पे इनके साथ न्याय होगा? तो आप कहोगे यहाँ पे न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो एजुकेशन उसको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, किसी का परिवार का बैकग्राउंड जो है, यानी परिवार की जो पृष्ठभूमि है, वो बीच में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति मेहनत करे, इस थ्योरी का मतलब ये था, इस सिद्धांत का मतलब ये था, जो व्यक्ति मेहनत करे उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, अब कोई अमीर का बच्चा है मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ना है, कोई गरीब का बच्चा है लेकिन मेहनत कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का हो, अवसरों में सबको बराबर हिस्सा मिले, हर व्यक्ति को इतना अवसर मिले कि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। और जब सभी को समान अवसर मिलते हैं तो समाज क्या होता है? आगे बढ़ता है। अगर समाज में समानता नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर है सहनशीलता, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहनशीलता का मतलब है कि दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, उसको समझना, उसको सम्मान देना, चाहे आप उससे सहमत हो या नहीं हो। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है डिबेट वगैरह में, आप न्यूज़ चैनलों पे देखते हो, एक बोलता है दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देता। ठीक है, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको बेशक से सामने वाला पसंद नहीं है, उसकी आपको बातें पसंद नहीं है, उसकी विचारधारा आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, दार्शनिक वोल्टेयर जो है इन्होंने क्या कहा है? ये कहते हैं आप जो बोलते हैं, ठीक है, उससे मैं सहमत नहीं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। बहुत बड़ी बात कहती है कि आप जो बोल रहे हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है, आपकी बात से मैं सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन आपको बोलने का अधिकार है तो मैं इसका सम्मान करूंगा, इसके लिए मैं जान तक दे दूंगा कि आपको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, बेशक से आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा से नहीं मिलती है। तो ये इन्होंने कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को सहनशीलता के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी की राय, धर्म, सोच को जबरदस्ती बदलना बहुत गलत है। हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने विचारों को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। जॉन लॉक जो है ये क्या कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य को धर्म थोपने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य को धर्म थोपने का अधिकार नहीं है, सरकार किसी पे धर्म नहीं थोप सकती है, किसी व्यक्ति की मर्जी है उसको कौन सा धर्म अपनाना है, क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं। फिर जेएस मिल क्या कहते हैं? जेएस मिल कहते हैं जब तक किसी की बात से किसी को नुकसान नहीं होता, उसे बोलने और विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको बोलने की स्वतंत्रता दे दी, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बोल रहा है जिससे दंगे भड़क जाएं, या कोई भड़काऊ बात कह रहा है, तो क्या इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो आप कहोगे इसकी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। वही बात आपको बताइए, यानी जब तक किसी की बात से किसी को नुकसान नहीं होता, तब तक उसको बोलने की और विचार रखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इससे समाज में क्या होगा? न्याय बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को बराबर सम्मान मिलेगा, सभी को अपनी राय खुलकर रखने का मौका मिलेगा, और जो हमारी विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी होता है, इसका भी सम्मान हो पाएगा। ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं समाज में, सबको अगर अधिकार मिलेंगे तो सब समान रूप से उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट है उदारवादी राज्य। उदारवाद कहता है कि समाज में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य और कानूनी व्यवस्था ये बहुत जरूरी है। अगर राज्य नहीं होगा, यानी सरकार नहीं होगी और कानून नहीं होगा, तो कभी भी समाज में न स्वतंत्रता आएगी,
ना समानता होगी, ना लोगों को न्याय मिल पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। उदारवादी जो राज्य होता है इसकी कुछ खास बातें इसको देख लेते हैं। तो कानून सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, इसमें सबके सबके लिए कानून बराबर होगा। जॉन लॉक कहते हैं कि जहां कानून नहीं है वहां पे कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि राज्य जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता की खुद रक्षा करेगा। ठीक है, कोई अगर किसी की स्वतंत्रता का हनन करता है तो उसको सजा भी दी जाएगी। फिर संवैधानिक शासन की बात करते हैं कि सरकार जो होगी वो संविधान के अनुसार होगी और संविधान के अकॉर्डिंग ही वो सरकार क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक भागीदारी यानी उदारवादी राज्य जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, डेमोक्रेसी को सही मानता है, जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और अपना फैसला खुद लेगी। फिर राजनीतिक समानता की बात, यानी हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा, फैसलों में हिस्सा लेने का अधिकार मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी समानता होगी। अब उदारवादी परंपरा के उदारवादी परंपरा के जो स्कूल हैं, शाखाएं हैं। स्कूल का मतलब ये वो वाला स्कूल नहीं है जो आप स्कूल पढ़ने जाते थे, शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी जो दो शाखाएं हैं वो कौन सी, एक है शास्त्रीय उदारवाद और एक है आधुनिक उदारवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक यानी आज के समय में, शास्त्रीय यानी पुराना, प्राचीन। ठीक है, तो समझते हैं शास्त्रीय उदारवादी परंपरा को समझते हैं। जो प्राचीन उदारवाद है उसको समझते हैं। तो देखिए, शास्त्रीय उदारवाद का उभरना सामंतवाद के कारण हुआ था, क्योंकि सामंतवाद कमजोर हो रहा था। ठीक है, तो फिर पूंजीवाद आया है। पूंजीवाद के बदलाव के समय ये शास्त्रीय उदारवाद आया है। इसका मेन विचार क्या था कि व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये हमेशा व्यक्ति की बात करता है। इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं यूके। यूके भी इसको मानता है सही, और यूएसए वो भी इसको सही मानता है। ठीक है, अब शास्त्रीय उदारवाद जो है इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं या फिर कुछ मुख्य मान्यताओं पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है, इसको अंध व्यक्तिवाद कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है ना वो अपने आप में पूरा है, उसे अपने फैसले पर पूरा हक है, यानी पूरी पूरी बात व्यक्ति की करता है, इसलिए इसको अंध व्यक्तिवाद के रूप में हम देख सकते हैं। फिर सेकंड है नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी राज्य जो है व्यक्ति के कामों में बहुत कम दखल दे। ये मानते हैं कि राज्य को यानी सरकार को इंसान के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, दो प्रकार की स्वतंत्रता में पहले ही पढ़ लिया है। सरकार का काम क्या है, सिर्फ सुरक्षा करना। सरकार केवल अपनी जनता की सुरक्षा करेगी, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। बची हुई चीजों में व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। फिर ये मानता है कि राज्य जो है वो एक बुराई की तरीके से है। ठीक है, यानी थॉमस पेन का कहना है कि राज्य जरूर है, यानी सरकार जरूर है, लेकिन जितना छोटा हो उतना अच्छा है, यानी राज्य का अधिकार जितना कम हो उतना अच्छा है। राज्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए और जनता की सुरक्षा का काम करे, इसके अलावा राज्य को कोई और काम नहीं करना है। इसलिए जो शास्त्रीय उदारवादी समाज है ये स्वतंत्रता का क्षेत्र इसको कहा जाता है, और राज्य को ये अवरोध का क्षेत्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी ये जो क्लासिकल था, जो शास्त्रीय उदारवाद था, इसमें सरकार को कम वैल्यू देने की बात करते हैं। ठीक है, सरकार कुछ मेन कामों तक अपने आप को सीमित रखे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत बात करते हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखेंगे हम यहाँ पे शास्त्रीय उदारवाद के अकॉर्डिंग हम अधिकार को समझते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं कि हर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार, जैसे उसका जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है जो ईश्वर ने मिले दिए हमें, तो राज्य इनको छीन नहीं सकता है। तो ये कहता है शास्त्रीय उदारवाद। फिर उपयोगितावाद, यानी कि जेरम बेंथन हो गया, जे एस मिल हो गए, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सही वही है जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले, यानी जिस चीज से ज्यादातर लोगों को फायदा मिले, सुख मिले, वो चीज क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक उदारवाद। इसमें क्या है, स्मिथ का मानना है कि बाजार जो है उसको सरकार से जितना मुक्त रखा जाएगा उतनी ज्यादा आर्थिक उन्नति होगी, और सरकार जितना कंट्रोल करेगी बाजार को, जितना टैक्स बढ़ाएगी, जितना व्यापार के नियम को सख्त बनाएगी, उतना ही उन्नति कम होगी। ठीक है, तो ये कहते हैं बाजार को मुक्त कर दिया जाए। अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड जो है वो लोगों को आर्थिक रूप से सही दिशा देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अदृश्य हाथ का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है जितना सरकार का हाथ कम रहेगा ना इसमें बाजार में, उतना ही लोगों को फायदा मिलेगा। फिर सामाजिक डार्विनवाद, इसको समझते हैं। यानी डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता का एक सिद्धांत था, इस पे ये आधारित है। इसमें क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति में क्षमता है यानी कैपेसिटी है, जो मेहनत करता है, वही समाज में आगे बढ़ेगा। ठीक है, डार्विन क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति टैलेंटेड है,
जो प्रतिभाशाली है, जो मेहनत कर सकता है, जो इंटेलिजेंट है, वही समाज में आगे बढ़ेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, समाज में पीछे रह जाएगा। ठीक है। फिर है नव उदारवाद या नव शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है। अब शास्त्रीय उदारवाद के बाद भी इसमें कुछ परिवर्तन है, जिसे नव शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। ये प्रतिक्रांति जैसा था। इसका मुख्य विचार था कि सरकार की भूमिका जो है बहुत ही कम होनी चाहिए, बाजार को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, आर्थिक मामलों में सरकारी दखल जितनी कम होगी उतना अच्छा माना जाएगा। ठीक है। ये बाजार को राजनीति और सरकार से पूरी तरीके से मुक्त करने की बात करते हैं, नव उदारवाद या फिर इसको नव शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। तो ये तो हो गया शास्त्रीय उदारवाद। दूसरा है आधुनिक उदारवाद। ठीक है। हमने उदारवाद को दो कैटेगरी में बांट दिया था, एक शास्त्रीय जो पुराना था और आधुनिक जो कि नया है। आधुनिक उदारवाद जो है वो कब आया है, 20वीं सदी में, जब बहुत तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योगों का विकास हो रहा था, कारखाने स्थापित हो रहे थे, तब ये आया था। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब पहले से उदारवाद था तो ये क्यों आया। क्योंकि सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता और मुक्त बाजार का जो विचार है उससे सभी समस्या जो थी वो हल नहीं हो पा रही थी। यानी जो हमने अभी तक पढ़ा था उससे सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही थी, इसीलिए आधुनिक उदारवाद आया। ठीक है। आधुनिक उदारवाद क्या कहता है, ये कहता है कि स्वतंत्रता सिर्फ रोक हटाने का नाम नहीं है, मतलब प्रतिबंध कम कर देने का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। जेएस मिल क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है सिर्फ दखल ना देना नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की क्षमता भी देना। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सरकार प्रतिबंध हटा दे उतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की क्षमता भी देनी पड़ेगी। ठीक है। उनको उस लायक बनाना पड़ेगा कि लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, उनको सुविधाएं भी सरकार को देनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है कि सरकार क्या करे, लोगों को शिक्षा दे, यानी जिससे जनता को शिक्षा मिल सके, लोगों को हॉस्पिटल वगैरह दवाइयों की सुविधा हो जिससे कि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। ठीक है। रोजगार के अच्छे अवसर देने चाहिए जिससे कि जनता अच्छा काम कर सके। सरकार जो है जरूरतमंदों यानी जो जिनको नीड है उसकी हेल्प करे सरकार, तभी असली स्वतंत्रता मिलेगी। केवल प्रतिबंध हटा देने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो ये जो नया जो आधुनिक जो विचार है, ठीक है, आधुनिक उदारवाद है, इसमें ये बातें कही गई थी। ये सकारात्मक स्वतंत्रता पे जोर देते हैं। ठीक है। यानी कि ये मानते हैं कि लोग तभी असली स्वतंत्रता पाएंगे, यानी उनको असली स्वतंत्र या सही रूप से स्वतंत्र तभी माने जाएंगे जब उन्हें समान अवसर मिलेंगे। यानी मान लो आप गरीब हो, आपको शिक्षा नहीं मिलती, नौकरी कैसे मिलेगी। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो गरीब है, अब उसको अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है, अच्छा स्कूल में नहीं जा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कोर्स नहीं कर पा रहा कोई बढ़िया, तो कैसे उसे किसी क्षेत्र में अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो ये इस पे बात करते हैं। ठीक है। तो कहा नहीं जा सकता कि आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, आप इस लेवल पे हो, तो आपको स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको अवसर ही नहीं मिल पाएंगे उस तरीके से। तो इसलिए आधुनिक उदारवाद कहता है कि राज्य को यानी सरकार को समाज में समान अवसर देने में मदद करनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है। ताकि लोग सच में स्वतंत्र हो पाए। फिर कुछ सरकारी हस्तक्षेप जरूरी। इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ सरकारी यानी सरकार को कुछ हस्तक्षेप करने चाहिए। यानी जो क्लासिकल जो पुराना वाला उदारवाद था उसमें सरकार को कम से कम काम सौंपा जाता था, लेकिन आधुनिक उदारवाद जो है वो क्या कहता है, आधुनिक उदारवाद कहता है कि सरकार जो है, सरकार को कुछ क्षेत्रों में एक्टिव होना पड़ेगा, दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार को देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सही है या नहीं है, सरकार को हेल्थ सेक्टर में जाना पड़ेगा, समाज की सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा, आर्थिक असमानता को कम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो गरीब और कमजोर वर्ग जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर क्या समानता, क्या स्वतंत्रता, क्या न्याय, जब गरीब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा तो किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आधुनिक उदारवाद ये कहता है। फिर आधुनिक उदारवाद के कुछ मुख्य विचारों को देखते हैं। तो इसमें सरकार को ये एक मददगार संस्था मानते हैं। ठीक है। सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। ये मुक्त बाजार और सरकारी नियंत्रण इसको भी मानते हैं। इससे पहले वाला जो क्लासिकल उदारवाद था उसमें आपने पढ़ा होगा मुक्त बाजार की बात कर रहे थे, पर सरकार के नियंत्रण की ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो ये दोनों का संतुलन जरूरी है। इसमें केवल बाजार लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता है, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। फिर ये सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, किस जनता की भलाई के लिए, ठीक है, सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार को उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, उनको अच्छा रोजगार प्रोवाइड कराना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको ये आगे के टॉपिक जो है वो जल्दी जल्दी करा देता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा मार्क्सवादी परंपरा। ठीक है, इसको समझते हैं। इससे पहले की जो मैंने यूनिट कराई है वहाँ पे मैंने आपको मार्क्सवाद के बारे में डिटेल में बताया था, और मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग जो वर्ग संघर्ष होता है, यानी मैंने दो वर्गों की बात करी थी, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, पूंजीपति वर्ग अमीरों में आते हैं और श्रमिक जो होते हैं वो गरीबों में आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने वो यूनिट नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिए। मैं बात करता हूँ मार्क्सवादी परंपरा की। तो मार्क्सवाद जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, ठीक है, इनके द्वारा 19वीं शताब्दी में विकसित विचारों का एक समूह था, यानी अलग अलग प्रकार के विचार थे, उनका एक समूह था जो कि मार्क्सवाद कहलाता है। इसे तीन बड़े हिस्सों में हमको बांट के देखना है। ठीक है, एक तो आर्थिक सिद्धांत के नजरिए से देखना है, और सेकंड राजनीतिक सिद्धांत के नजरिए से देखना है, और तीसरा है हमें इतिहास के सिद्धांत यानी कि ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में हमको देखना है। ठीक है, तीन कैटेगरी में हम इसको बांट के देखेंगे। तो मार्क्सवाद एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। मार्क्सवाद सिर्फ विचार नहीं है। 1917 की जो रूस की क्रांति है, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, तो जो 1917 की जो रूस की क्रांति थी, इसमें इस विचार का इस्तेमाल किया गया था। आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था। ठीक है, बड़े समूह ने आंदोलन कर दिया था। किसके खिलाफ किया था? पूंजीपतियों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ। ठीक है, 1917 में यही तो हुआ था। तो यही चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है। इस क्रांति में, यानी जो 1917 की रूस की क्रांति थी, इसमें जो व्लादिमीर लेनिन है और जोसेफ स्टॉलिन जो है, इनके काम से मार्क्स के विचारों को नया रूप जो था वो विकसित हुआ। ठीक है, जिसे लेनिनवाद या स्टालिनवाद के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो कार्ल मार्क्स ने जो एक विचारधारा प्रस्तुत करी थी, वो मात्र एक विचार नहीं है, बल्कि उस विचार को अपनाया गया है। कहाँ पे अपनाया गया है? रशियन क्रांति में, जो कि 1917 में हुई थी। ठीक है, जिसमें मेन जो भूमिका निभाई थी वो व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टॉलिन ने। तो इनके विचार जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर मार्क्सवाद जो था वो कई शाखाओं में बट गया। ठीक है, कई शाखाएं हैं उसकी। तो समय के साथ साथ मार्क्सवाद जो है इसको कई विद्वानों ने अपनाया और इसको विकसित किया। एग्जाम्पल आपके सामने है लेनिन, स्टॉलिन और ये ट्रॉट्स्की। ठीक है, और ये तुंग। इन सभी ने मजदूर वर्ग और क्रांति से जुड़ी अपनी अपनी जो व्याख्याएं थी, सबने अपने अकॉर्डिंग करी। ठीक है, सबने क्या करा? कहीं ना कहीं सभी ने किसके बारे में बताया? क्रांति के बारे में बताया। ठीक है, जो कि मजदूर वर्ग जो होता है वो क्रांति करता है, इसके बारे में इन्होंने अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं दी थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, तो इसमें दुनिया जो थी दो हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, यूरोप में बंटवारा शुरू हो गया था, और एक दुनिया थी जो कि पूर्वी दुनिया है, जिसको सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ के गुट वाले देश होते थे। ठीक है, तो सोवियत संघ जो था, इसने मार्क्सवादी विचारों को अपनाया था। ठीक है, मार्क्सवादी विचारों को अपनाने वाला कौन था? सोवियत संघ था, यानी यूएसएसआर था। ठीक है, दूसरी तरफ अमेरिका है, जो कि पूंजीवादी देश है, पूंजीवाद को मानता है। तो इसने क्या करा? इसने मार्क्सवाद को नहीं अपनाया, बल्कि इसने उदारवाद और पूंजीवाद को सपोर्ट करा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दुनिया जो थी दो विचारधारात्मक गुट में बढ़ चुकी थी। ठीक है, यानी दुनिया में दो विचारों के आधार पे गुट बन गए थे। एक तो अमेरिका वाला गुट बन गया था, जो पूंजीवाद उदारवाद को बेहतर मानता था। तो दूसरी तरफ सोवियत संघ वाला गुट बन गया था, जो कि कहीं ना कहीं मार्क्सवाद और ये कम्युनिज्म, ये जो साम्यवाद है, इसको सही मानने लगा था। फिर मार्क्सवाद पर विवाद भी है। तो देखो, कई देशों में मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद के नाम पर तानाशाही देखी गई है, इसलिए इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मार्क्सवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उसको आज के समाज में भी अगर हम देखें, तो राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज भी हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं, मार्क्सवाद का महत्व है। बेशक से जिन देशों ने इसे अपनाया था, आज अगर हम सही से देखें तो वो मार्क्सवाद वाले नजर, वो उस विचारधारा पे नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं पूंजीवादी चीजों को उन्होंने अपना लिया है। लेकिन फिर भी ये सिद्धांत आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक तो है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऐतिहासिक भौतिकतावाद। ठीक है, भौतिकवाद, इसको देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये कार्ल मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स है वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि समाज जो है वो कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज होता है, यानी इतिहास जो है वो क्यों बदलता है। आप अगर देखोगे, आज से 50 साल पहले का समाज जो था वो अलग था, उससे 50 साल पीछे जाओगे तो समाज अलग था, उससे 50 साल पीछे जाओगे तो समाज अलग है, आज से 50 साल बाद आगे जाओगे तो भी समाज आपको
अलग मिलेगा। तो ये समाज जो है ये क्यों बदलता है, हमारा इतिहास जो है वो क्यों बदलता है, ये मार्क्स ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं समझिए। मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य की जो सोच होती है, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति तय करती है, ना कि मनुष्य की सोच उसके जीवन को तय करती है। आप समझिए, हमारी जो सोच है उसको क्या कहीं ना कहीं उसको चेंज कर रही है या बदल रही है। ठीक है, तो हमारी आर्थिक स्थिति, मान लो कोई अमीर व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो उसकी जो सोच होगी वो अलग होगी। एक गरीब व्यक्ति है जो कि जिसके पास, बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी भी उसके नसीब में नहीं है, तो उसकी जो सोच होगी वो अलग होगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य की सोच जो है वो उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है, ठीक है, वो तय करती है। हमारी जो सोच है उसके जीवन को तय करती है। ठीक है, मनुष्य की जो सोच है वो उसके जीवन को तय करेगी। जो हमारी सोच होगी उसी प्रकार से हमारा लाइफ होगी। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि लोग जैसा सोचते हैं वह उनकी आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप कभी किसी अमीर आदमी से के पास बैठो तो वो हमेशा कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, या मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, या मतलब कुछ महंगी भौतिकतावादी चीजों के पीछे ही भागता नजर आएगा। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, यदि आप मजदूर हैं तो आपकी सोच जो होगी वो कहीं ना कहीं श्रम यानी मजदूरी और संघर्ष से जुड़ी होगी। ठीक ठीक है, आप उसी के बारे में सोचोगे। यदि आप पूंजीपति हो, मान लीजिए कि आप पूंजीपति हैं, तो आपकी सोच जो होगी वो लाभ कमाने के बारे में ही सोचेगी। कैसे आप लाभ ज्यादा कमा सकते हो, कैसे उत्पादन को आप बढ़ा सकते हो। क्या ये सही है आपको, क्या ये सही लग रही है विचारधारा? बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसी हमारी आर्थिक स्थिति होती है हमारी सोच भी उसी प्रकार से बन जाती है कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज का आधार और अधिरचना। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि समाज जो है 2 हिस्सों में इसको बांट के समझाते हैं। पहली कैटेगरी इन्होंने बना दी आर्थिक आधार, ठीक है, आर्थिक नजरिए से समझाते हैं। और दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है अधिरचना। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो आर्थिक आधार को अगर हम देखें तो ये समाज का मूल ढांचा है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर है समाज का। इसमें उत्पादन की शक्तियों को हम देखते हैं, जैसे कि इसमें मजदूर शामिल होते हैं, इसमें मशीनें होती हैं। ठीक है, उत्पादन कैसे होगा, मान लो कहीं पे भी कोई चीज उत्पादन हो रहा है तो उसमें मशीनों का इस्तेमाल होगा, मजदूरों का इस्तेमाल होगा, कोई ना कोई तकनीक इस्तेमाल होगी, कोई ना कोई संसाधन यूज होगा। ठीक है, तभी तो उत्पादन होगा। तो पहला आधार तो इन्होंने आर्थिक आधार या फिर संरचना के रूप में बता दिया। अब उत्पादन संबंध को बताया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि इसमें उत्पादन में भी 2 तरह के लोग हैं। ठीक है, एक वो लोग हैं जो मालिक है। मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो कोई कारखाना है, तो कारखाने का कोई ना कोई तो मालिक होगा ना। तो मालिक क्या करेगा, अपने कारखाने में मजदूरों से काम करवाएगा, तो बहुत सारे मजदूर होंगे जो उसके कारखाने में काम करेंगे। तो यानी मालिक और मजदूर 2 कैटेगरी बन गई। ठीक है, तो मजदूर और मालिक ये 2 कैटेगरी है और इनके बीच में संबंध है। ठीक है, उत्पादन जो है वो उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। किसके पास संपत्ति है और फैक्ट्री है, ठीक है, ये आप जानते हैं, किसके पास संपत्ति और किसके पास फैक्ट्री है, तो वो मालिक के पास होगी। ठीक है, कौन उत्पादन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करेगा उत्पादन को, वो भी मालिक ही करेगा। तो मार्क्स कहते हैं कि समाज का जो असली आधार है ना वो यही है, यानी कि आर्थिक ढांचा। ठीक है, जिसके पास मतलब पैसा है, धन है, वही कहीं ना कहीं समाज को और चीजों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट बताते हैं ये अधिरचना। ये आर्थिक आधार पर टिकी होती है, ये भी आर्थिक आधार पर ही टिकी है। जैसे इसमें फिर कुछ चीजें आ जाती है, कानून हो गया, राजनीति हो गई, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, मीडिया, विचारधाराएं, ये सब चीजें शामिल हो जाती है। ठीक है, ये सब आर्थिक आधार से प्रभावित होती है। बिल्कुल, अब कैसे प्रभावित होती है आप देखो, एक बहुत अमीर व्यक्ति है मान लो, ठीक है, और एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। अब गरीब व्यक्ति की कौन है आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अमीर व्यक्ति कौन है वो समझाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज होगी, कानून का सहारा, कानून वैसे तो कानून सबके लिए बराबर होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो कानून से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कैसे गलत कार्य को करके सबूत को कैसे मिटाया जाता है, कैसे मतलब लोगों को खरीदा जा सकता है, लोगों के बयान बदलवाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें अमीर व्यक्ति आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता है। राजनीति में भी आप देखोगे अमीरों का दबदबा, अमीरों का वर्चस्व दिखेगा। इसी प्रकार से चाहे धर्म हो चाहे शिक्षा हो, अब भाई कोई मान लो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हर चीज में आप देखोगे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप जो है, आर्थिक जो संरचना है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास यानी वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने बताया था ना कि 2 वर्ग होते हैं, मैंने आपको बताया था
लास्ट यूनिट में कि एक वर्ग होता है शोषक, ठीक है, जो कंट्रोल करता है। अब इसमें मैं बता देता हूँ आपको, पूंजीपति, आप मान लीजिए कोई पूंजीपति है, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, पूंजीपति। दूसरी तरफ होते हैं शोषित, यानी जिनका शोषण हो रहा है। शोषण किसका हो रहा है? मजदूर का होता है, ठीक है, श्रमिक का होता है। तो ये दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पूरा वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है, वही मार्क्स बताते हैं। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखो, जमींदार और किसान। जमींदार जो है यहाँ पे क्या है, ये शोषण करने वाला वर्ग है, और किसान कौन है? शोषित वर्ग है, यानी इसका शोषण होता है। फिर मालिक और मजदूर में भी आप यही रिलेशन देख लो। मालिक जो है वो अमीर होता है, ठीक है, वो शोषण करता है, और मजदूर का शोषण होता है, ऐसा इसमें बताया जाता है इनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग, ठीक है। राजा और प्रजा को भी ये इसी नजरिए से देखते हैं। ये कहते हैं जब शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है शोषण, जब मजदूरों को लगता है कि भाई अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष से नया समाज बनता है और पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाती है। अब संघर्ष होगा, मान लो मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए मजदूरों ने क्या करा, मालिक के खिलाफ हड़ताल कर दी, ठीक है, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और ये सभी श्रमिकों ने कर दिया। तो एक समय क्या आएगा कि एक वर्ग जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, दूसरा वर्ग जो है, एक नया समाज, एक नया वर्ग बनेगा। और यही प्रक्रिया जो होती है वो इतिहास में आगे बढ़ती है। ये कौन मानता है? ये मार्क्सवाद की विचारधारा मानती है। क्या ये हमेशा सच साबित हुई है? तो आप कहोगे नहीं, ऐसा हमेशा से सच नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको फिर भी ये विचारधारा जो हमारे सिलेबस में, हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। तो जब आर्थिक आधार बदलता है तो नई विचारधाराएं बन जाती हैं, नए कानून आ जाते हैं, ठीक है, नई राजनीतिक व्यवस्थाएं बनने लग जाती है, और पुरानी व्यवस्था जो होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आर्थिक आधार बदलता है तो बिल्कुल यही चीजें होती हैं जो यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। अगला टॉपिक है अलगाव। अलगाव शब्द जो है ये लैटिन शब्द है, एली एलिनेट, ठीक है, इससे निकला है। इसका मतलब क्या होता है? दूर हो जाना, यानी अलग हो जाना, ठीक है, कट जाना, किसी से बिल्कुल अलग हो जाना। तो क्या कहा जाएगा? उसको अलगाव कहा जाएगा। अब मार्क्स क्या कहते हैं ये समझिए। मार्क्स अलगाव को कैसे समझाना चाह रहे हैं? तो अलगाव एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या बताते हैं इसको, ठीक है। ये मार्क्स कहते हैं कि अलगाव जो है एक सामाजिक और राजनीतिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या होता है कि इंसान जो है वो उन चीजों से दूर हो जाता है जिन पर उसका अपना अधिकार होना चाहिए, ठीक है, जो उसके हक में होना चाहिए, जो उसके अधिकार में जो चीजें होनी चाहिए, इंसान उन्हीं चीजों से दूर हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बता दिया इन्होंने? अलगाव बता दिया। मार्क्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में इंसान जो है वो अपने काम, अपने श्रम और अपने आप दूसरे मनुष्यों से दूर हो जाता है। यही क्या कहलाया यहाँ पे? अलगाव। पूंजीवादी समाज का बहुत ये आलोचना करते हैं मार्क्सवादी, ठीक है, जो कम्युनिज्म वाले हैं, जो मार्क्सवादी हैं, ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि पूंजीवादी जो समाज है इसमें इंसान क्या होता है, अपने जो काम होता है, अपनी जो मजदूरी मेहनत होती है, अपने आप से और दूसरे मनुष्यों से दूर होने लगता है, और यही अलगाव होता है पूंजीवादी व्यवस्था में। फिर पूंजीवाद में जो अलगाव है वो क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है, ये जो मजदूर लोग होती है, ठीक है, मजदूरों के साथ, यानी मजदूर जो लोग अपना श्रम बेचते हैं, ठीक है, उनकी मेहनत का पूरा नियंत्रण पूंजीपति के हाथ में चला जाता है। इसलिए अलगाव की भावना जो है वो लोगों के मन में आती है। जो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मजदूर लोग हैं, अब मजदूर लोगों के पास कोई खुद की प्रॉपर्टी तो है नहीं बेचने के लिए, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं करते हैं लोग, ये मजदूरी करते हैं, अपना श्रम बेचते हैं। श्रम का मतलब यहाँ पे क्या है? मेहनत से। जैसे कि मान लो कोई मजदूर है, वो किसी मकान बनाने में काम कर रहा है, उसको मान लो एक दिन में काम दिया गया कि आपको 1,000 ईंटें जो है अपने सिर पे रखकर पहली मंजिल की किसी घर में पहली मंजिल की छत पे ले जाके पटक देनी है, यानी कि रख देनी है। 1,000 ईंटें उसको पूरे दिन में ले जानी है, उसके बदले में उसको मान लो 1,000 रुपए की दिहाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? वो क्या कर रहा है? वो जो मेहनत कर रहा है वो श्रम कहलाएगा उसका, ठीक है, यानी कि श्रम करता है मजदूर। और पूंजीपति जो होता है यानी मालिक जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इसका परिणाम क्या है ये समझिए। ये कहते हैं कि मजदूर अपने ही बनाए हुए सामान से दूर हो जाता है, उसे अपने काम पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कभी काम मिलेगा कभी काम नहीं मिलेगा। और काम मिलेगा तो किसके हिसाब से करना पड़ेगा? मालिक के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पास सिर्फ उतना मिलता है जितना वह जिंदा रह सके, ठीक है, उसे क्या मिलता है? उसे उतना ही मिलेगा पैसा जितने में वो जीवित रह सके। यानी मजदूर जो है अपने काम का मालिक नहीं है,
बल्कि उसका गुलाम बन जाता है अपने अपने ही काम का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मार्क्स ने क्या बताया कि एक मजदूर की जो लाइफ होती है वो कितनी ज्यादा मतलब दयनीय होती है। उसको मेहनत तो वो पूरी करता है लेकिन उसको उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग अलगाव जो है उसके 4 प्रकार बताए हैं मार्क्स ने। पहला है वस्तुकरण, ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जब मजदूर अपनी बनाई हुई चीज, ठीक है, कोई भी चीज उसने बनाई है, कोई भी प्रोडक्ट उसने बनाया है, उससे अलग हो जाता है तो इसको वस्तुकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु बनाई है किसी व्यक्ति ने और उस वस्तु से ही वो दूर हो गया है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे वस्तुकरण कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, जैसे मान लो कोई मजदूर है वो जूते बनाता है, ठीक है, लेकिन जूते जो है उस पर उसका मालिकाना हक नहीं है, वो केवल बनाता है, बदले में उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उस पे उसका मालिकाना हक नहीं है। जूते बाजार में जाते हैं, बिक जाते हैं, ठीक है, मजदूर से दूर हो जाते हैं। मजदूर अपने जो श्रम है, इसका उत्पाद जो है वो दो, ठीक है, मजदूर और उसका जो श्रम है, उसकी जो मेहनत है और उसकी मेहनत से मिला हुआ जो प्रोडक्ट है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी मजदूर यहाँ और उसका प्रोडक्ट अलग, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। ठीक है, उसने काम किया, उसके बदले उसको पैसा मिल गया। सेकंड ये बताते हैं स्व अलगाववाद यानी सेल्फ, ठीक है, एलिनेशन। इसमें क्या है, जब व्यक्ति अपने आप से अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं करता, उसको मजबूरी में वही काम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मजदूर जो है अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, उसको मजबूरी में, ठीक है, वो काम करना पड़ रहा है। उसके जीवन का असली मूल्य जो है, उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है, यानी उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। और सरल शब्दों में अगर हम समझाएं तो इंसान जो है खुद की पहचान और अपने जीवन के अर्थ से दूर हो जाता है, अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता है। ठीक है, वो एक गुमनाम सी जिंदगी में रह जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रजाति अलगाव। मार्क्स कहते हैं कि इंसान सिर्फ जीव नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक जीव है, क्रिएटिव जीव है, जो क्रिएशन करता है, नई नई चीजों की रचना करता है। ठीक है, उसके अंदर दिमाग है, वो सोच सकता है, वो नई चीजों को बना सकता है, वो क्रिएटिव है, वो सपना देख सकता है। ठीक है, लेकिन पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद में इंसान सिर्फ मशीन की तरह काम करता रह जाता है पूरे जीवन। अपनी रचनात्मकता यानी उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो कल्पना यानी उसकी जो इमेजिनेशन होता है, वो उसको खो चुका है, अपनी मानवता से वो दूर हो चुका है। ठीक है, वह इंसान होने के असली गुणों से दूर हो जाता है। इसे कहा जाता है कि अपनी प्रजाति से ही उसका अलगाव हो गया है, वो एक मशीन बन गया है, यानी मानव से वो क्या बन गया है, एक मशीन बन के रह गया। फोर्थ पॉइंट है अन्य लोगों से अलगाव। जब मजदूर अपनी प्रजाति यानी मानवता से अलग हो जाता है तो वो अन्य लोगों से भी कहीं ना कहीं दूर होने लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समाज में एक दूसरे से दुश्मनी जैसा माहौल हो जाएगा, वर्ग संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, अमीर वर्ग गरीब वर्ग उसके बीच में संघर्ष, फिर सहयोग की बजाय कंपटीशन हो जाएगी, आपस में ही मतलब आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, इंसान इंसान को दुश्मन समझने लगता है। पूंजीवाद इंसान को दूसरों से अलग कर देता है, ऐसा हो जाता है। यानी पूंजीवाद को ये इतना बेकार मानते हैं, कहते हैं कि पूंजीवाद जो है इंसानों को एक दूसरे से अलग कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्सवादी परंपरा में राज्य और क्रांति। ठीक है, मार्क्सवादी परंपरा में क्या है, राज्य और क्रांति। तो मार्क्सवादी परंपरा में राज्य क्या है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, जो शासन में है, जो सत्ता में है। और क्रांति आप जानते ही हैं। तो राज्य का मतलब जो है, मार्क्स क्या कहते हैं राज्य के, मार्क्स जो है, मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम राज्य को समझे तो इसको देखिए, मार्क्स और एंगल जो है इनके अनुसार राज्य क्या है, इसको देख लेते हैं। राज्य एक ऐसा औजार है जिसे शासक वर्ग यानी जो अमीर वर्ग है वो मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए, शोषण बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य को इन्होंने एक औजार की तरह दिखा दिया है, क्योंकि जो शासक वर्ग है, जो सत्ता में है, जो पूंजीपति है, जो अमीर है, जो कंट्रोल रख सकता है, वो क्या करता है, राज्य के माध्यम से, ठीक है, यानी राज्य नाम का टूल यूज करके मजदूर नामक जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो वर्ग है, उसको कंट्रोल करता है, उसको शोषण उसका बनाए रखता है। राज्य हमेशा उस वर्ग के पक्ष में होता है जिसके पास सत्ता, उद्योग, फैक्ट्री, धन उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है, राज्य क्या है, राज्य हमेशा किसके पक्ष में होगा, राज्य हमेशा उस वर्ग के पक्ष में होगा जिसके पास सत्ता होगी, पावर होगी, जिसके पास उद्योग होंगे, जिसके पास फैक्ट्री होगी, जिसके पास पैसा धन है, जिसके पास उत्पादन के साधन है। यानी राज्य, सीधा सीधा बोलो ना, सीधा सीधा ये बोलो कि राज्य जो है वो हमेशा अमीरों के पक्ष में होगा। ठीक है, अमीरों के पक्ष में होगा, ऐसा माना जाता है मार्क्सवादी विचारधारा में। फिर क्रांति क्यों जरूरी है भाई,
ये समझिए। तो मार्क्स कहते हैं कि जब मजदूर यानी जब जिनका बहुत शोषण होता है, जो शोषित वर्ग है, वो अपनी स्थिति समझते हैं और वो आपस में मिलकर एकजुट होने लगते हैं, तो वो शोषक वर्ग से संघर्ष करते हैं, यानी कि जो उनका शोषण कर रहे थे उनके साथ इनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष का परिणाम क्या होगा? इस संघर्ष का परिणाम होगा कि क्रांति हो जाएगी। ठीक है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा और एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। क्रांति से क्या बदलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाती है, मजदूर वर्ग जो है वो सत्ता संभाल लेता है। ठीक है, और निजी संपत्ति, जैसे पहले फैक्ट्रियां होती थी, बड़ी जमीनें, भारी पूंजी थी, वो सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं और उत्पादन का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में चला जाता है? मजदूरों के हाथ में आ जाता है। पहले मजदूर क्या थे? एक नौकर की तरह थे, लेकिन अब उनके हाथ में क्या आ गई है? पावर आ गई है। फिर एक समानता पूर्ण पूर्ण समाज बनता है, जिसको कम्युनिस्ट यानी कि वामपंथी नजरिए से देखा गया है। ठीक है, कम्युनिस्ट कहा जाता है इसको। लेनिन ने क्या कहा है? लेनिन कहते हैं कि मजदूर वर्ग तभी मुक्त होगा, तभी आजाद होगा, जब पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यानी जब पूंजीवाद खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो मजदूर वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा? वो आजाद हो जाएगा। ठीक है, मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक क्या मतलब है इसका? तो ये मार्क्सवाद की फिलोसफर, ठीक है, यानी ये दार्शनिक नींव है। इसका मेन विचार क्या है? इसमें कहा जाता है कि दुनिया हमेशा लगातार बदलती रहती है। ये बदलाव जो है संघर्ष और विरोधों के कारण होता है। ठीक है, संघर्ष होते हैं समाज में, विरोध होता है, इसके कारण हमेशा क्या होती है? दुनिया बदलती रहती है। और सभी बदलाव का जो आधार है वो भौतिक स्थितियां होती है। ठीक है, भौतिक स्थिति की वजह से ही सब कुछ बदल रहा है, भौतिक स्थिति के कारण। ठीक है, अब द्वंदात्मक जो भौतिकवाद है इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। ये कहता है कि दुनिया लगातार बदलती रहती है, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज से 50 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो 50 साल बाद नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ बदलता रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि हर चीज संघर्ष के कारण बदलती है, संघर्ष के कारण ही बदलाव होता है। ठीक है, संघर्ष में बदलाव की ताकत होती है। फिर ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है सोच और समाज को प्रभावित करती है। जिस तरीके की हमारी आर्थिक स्थिति होगी वैसी ही हमारी सोच होगी और वैसा ही हमारा समाज बनेगा। जिसके पास संसाधन है उसके पास शक्ति होती है। ठीक है, समाज का हर चरण पिछले चरण की समस्याओं से निकलता है। जैसे पहले सामंतवाद की समस्या थी, ठीक है, वो खत्म हुआ, पूंजीवाद आया, पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ गए लोग, समाजवाद से साम्यवाद की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, तो कुछ चीजें बदलती गई, समय के साथ सारी चीजें बदलती जाती हैं। फिर मानव इतिहास वर्ग वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, मानव का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है और पूरे समाज में देख लो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है। अब सामंतवाद जो था वो खत्म हो गया, मान लो सिस्टम, पूंजीवाद आया। तो क्या पूंजीवाद खत्म हो गया? नहीं, पूंजीवाद भी आज के समय में आपको दिखेगा बहुत सारी जगह में। समाजवाद जो है, साम्यवाद जो है, ये आया, फिर ये भी कमजोर हुआ। क्या पूरी तरीके से समाजवाद साम्यवाद खत्म हो गया? तो पूरी तरीके से ये भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये है, किसी ना किसी रूप में आपको दिखेगा, लेकिन कमजोर जरूर हो गया है। ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट है मार्क्स बनाम हेगेल, यानी मार्क्स वर्सेस हेगेल। तो हेगेल जो थे एक दार्शनिक थे, इन्होंने कहा है कि दुनिया विचारों से बदलती है। मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स कहते हैं नहीं, दुनिया आर्थिक हालात से बदलती है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। जहां पे हेगल कहते हैं कि दुनिया विचारों से बदल जाती है, वहीं पे मार्क्स कहते हैं कि ये केवल आर्थिक हालात से बदलती है। इसलिए मार्क्स ने क्या करा, मार्क्स को हेगेल का उल्टा रूप माना जाता है। यानी जो मार्क्स है, जो मार्क्स कहते हैं, ठीक उसका उल्टा जो है वो हेगेल कहते हैं। यानी ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत है, आप ऐसा मान सकते हो। पेपर में मत लिख देना ऐसे कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, पर यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। ठीक है, आगे चलते हैं, इन सिद्धांतों का महत्व समझते हैं। तो मार्क्सवाद बताते हैं कि समाज में, ठीक है, मार्क्सवाद क्या बताता है कि समाज में संघर्ष क्यों होता है, बदलाव कैसे होता है, सत्ता किसके हाथ में है और क्यों है, समाज आर्थिक हालात जो होते हैं समाज के वो कैसे, ठीक है, ढलता है, कैसे उसका जो आर्थिक हालात है वो बदलेंगे। ये सिद्धांत जो है इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स का पूंजीवाद का सिद्धांत, इसे समझिए। तो मार्क्स जो है, ठीक है, ये मजदूरों की बात करते हैं। तो इसमें एक है वेजिस, यानी कि वेज क्या है, ठीक है, यानी कि जो मजदूरी का श्रम क्या है उसे समझिए। ये एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ये कहते हैं कि जब लोग अपने श्रम यानी अपनी मेहनत को
एक सामान की तरह बेचने लगते हैं। ठीक है, मजदूर अपनी मेहनत बेचता है, उसके बदले में उसको मजदूरी मिलती है। यही मजदूरी श्रम पूंजीवाद की शुरुआत करता है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, श्रम पूंजीवाद के रूप में आप मान लीजिए कि मजदूर के पास है ही क्या बेचने के लिए, ना उसके पास कोई जमीन है, ना उसके पास कोई जायदाद है, ठीक है, ना कोई संपत्ति है, उसके पास बस अपना श्रम है, यानी अपनी मेहनत है बेचने के लिए। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी मेहनत बेचेगा। तो यहां से क्या शुरू होता है, यहां से श्रम पूंजीवाद की शुरुआत होती है। आगे ये क्या कहते हैं, निजी संपत्ति, जिनके पास कारखाने होते हैं, जमीनें होती हैं, मशीनें होती हैं, संसाधन होते हैं, उन्हें ही उत्पादन के साधनों का मालिक कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो मालिक होता है उसके पास संसाधन, कारखाने, सब कुछ होता है। इन दो कारणों से समाज जो है दो वर्गों में बट जाता है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत अमीर बन जाते हैं, अमीर होते ही हैं। ठीक है, और तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, मजदूर बन जाते हैं। इसीलिए मार्क्स क्या कहते हैं कि पूंजीवाद में अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब जो है बेचारा और गरीब हो जाता है। ठीक है, यानी अमीर के पास बहुत पैसा आ जाता है तो गरीब के पास बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है। तो इसे निजी संपत्ति के रूप में बता रहे हैं ये। फिर मार्क्स जो है पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, यानी मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद कैसे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो देखिए, पूंजीवाद में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, यानी उद्योगपति, पूंजीपति जो निजी हाथों में है, प्राइवेट हाथों में है, जिनके पास बहुत पैसा है उनके हाथ में है। लक्ष्य क्या है इसका, केवल और केवल लाभ कमाना। मजदूर बेशक से काम करते करते मर जाए, लेकिन इनको केवल और केवल लाभ कमाना होता है। फिर है श्रमिकों का शोषण, यहाँ पे मजदूरों का होता है शोषण। फिर अमीर गरीब का अंतर होता है, अमीर और गरीब के बीच में आर्थिक अंतर होता है, आप जानते ही हैं। सरकार जो है वो किसके पक्ष में रहती है, किसको सपोर्ट करती है, हमेशा पूंजीपति जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, सरकार हमेशा उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, अब साम्यवाद में क्या है इसे समझिए। पूंजीवाद तो आप सभी जानते हैं, साम्यवाद को देखो। ये जो व्यवस्था है इसमें जो उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, ये राज्य, समूह या समाज के हाथ में होंगे। या तो राज्य मान लो सरकार के हाथ में होगा, या सरकार का जो समूह है उसके हाथ में होगा। ठीक है, लक्ष्य क्या है, समानता लाना, समाज में समानता लाने की बात करते हैं, लोगों को न्याय मिल सके, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग कर सके, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं ये साम्यवादी। अमीर गरीब का भेद खत्म करना, ठीक है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी, आप दुनिया का कोई भी साम्यवादी देश उठा लो, चाहे आप चाइना उठा लो, चाहे आप रूस उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पे अमीर और गरीब का भेद खत्म हो गया हो। ठीक है, अमीर वहां भी होते हैं, गरीब वहां भी होते हैं, वर्ग वहां भी होता है, संघर्ष वहां भी होते हैं। बस वहां पे क्या है, सरकारों के पास पावर ज्यादा होती है, वो कंट्रोल करती है सारी चीजों को, तानाशाही वाले तरीके से भी। यहाँ पे बात चलती है कि सबको बराबर अधिकार, ठीक है, सबको बराबर अधिकार की बात करते हैं। कोई निजी मालिकाना हक नहीं होगा, या तो सब कुछ सरकार के ही हाथ में होगा। ठीक है, सरकार ही सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि समाजवाद जो है ना, पूंजीवाद के बाद आने वाला संक्रमण चरण है। इसके बाद साम्यवाद आएगा, यानी पहले इन्होंने क्या बताया कि पूंजीवाद तो है ही, पूंजीवाद जो है इसको खत्म करके वर्ग संघर्ष होगा, फिर समाजवाद आएगा। ठीक है, सबको समानता की बात करेंगे, फिर साम्यवाद आएगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो है, वो समाजवाद और साम्यवाद को एक ही चीज समझते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज है, या फिर इनके बीच में कोई अंतर है? ठीक है, इनके बीच में भी अंतर है। अगर आपको समाजवाद या साम्यवाद को समझना है तो मैंने आज से कई साल पहले, 4-5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, समाजवाद और साम्यवाद के बीच में क्या अंतर है डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को सर्च करना, मेरे हमारे दूसरे चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट वाले पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आप डिटेल में समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट है पूंजीवाद में सामाजिक वर्ग, यानी पूंजीवाद में क्लासेस बन जाती हैं, ठीक है, वर्ग बन जाते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज जो है इसमें मेनली दो मुख्य वर्ग होते हैं। ठीक है, पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, इनके पास कंट्रोल होता है, फैक्ट्री के मालिक हो गए, या मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई जमीन कारखाने का मालिक हो गया। ठीक है, ये होते हैं पूंजीपति, पहला वर्ग। अब ये वर्ग जो है ये क्या काम करता है भाई, तो ये मजदूर से ज़्यादा काम करवाते हैं, मजदूरों को उसके काम के लिए बहुत ही कम पैसा देते हैं, बाकी जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख लेते हैं। तो ये काम करते हैं, ठीक है, पूंजीपति। इनको इनको शोषणकारी भी माना जाता है कि ये लोग शोषण करते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ग जो है ये सर्वहारा होता है, इसको मजदूर वर्ग कहा जाता है। ठीक है, सर्वहारा की जगह मजदूर वर्ग भी आप लिख सकते हो। तो ये वो लोग हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है। इनके पास ना जमीन है, ना मशीन है, ना पूंजी है। उन्हें काम के बदले में कुछ पैसा मिल जाता है, जो कि बहुत कम मजदूरी होती है। इनका जो श्रम होता है, इनकी जो मेहनत होती है, पूंजीपतियों की संपत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कारखाना है, उसमें 30 लोग काम करते हैं, 30 लोग दिन रात काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसको होता है,
क्या इन 30 लोगों को होगा या मालिक को होगा? तो कहा जाता है कि मालिक को प्रॉफिट होता है, इनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इनको बस उनकी काम के लिए कम कीमत या कम मेहनत आना इनको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मजदूर के जो हालत है वो क्या है, ये घर चलाने के लिए लगातार दिन रात काम करते हैं, परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कई बार नहीं हो पाती है, नौकरी जाने का इनको डर रहता है, असुरक्षा का भाव रहता है, शोषण होता है, लगातार गरीबी वाला जीवन जीने के लिए मजबूर रहते हैं। अगर मजदूर अपना श्रम ना बेच पाए तो क्या होगा, सोचा है कभी? तो देखिए, वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि श्रम जो मेहनत जो है, ठीक है, उसको सामान की तरह ना तो वह जमा करके रख सकता है, ना ही उसको बचा सकता है। इसलिए मजदूर जो है मजबूर है अपने श्रम को बेचने के लिए, ठीक है। मान लो कोई मजदूर है, उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, वो काम करने के योग्य ना बचे, तो अब उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अपनी मजदूरी जो था वो जब तक काम कर रहा था तब तक ही तो उसको पैसा मिल रहा था। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। फिर पूंजी, अतिरिक्त मूल्य और शोषण, इसको समझिए। मार्क्स जो है, इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो कि 1848 में है, ठीक है, 1848 का है, इसमें पूंजीपति वर्ग की दो बातों की इन्होंने तारीफ करी है। अब दो बातों की प्रशंसा की है, वो दो बातें कौन सी है? इन्होंने कहा है कि उत्पादन में बहुत बड़ी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की है, ठीक है। जो उत्पादन है उसमें क्या है, उसमें किस चीज की प्रगति हुई है? टेक्नोलॉजी की, यानी तकनीक की और औद्योगिक प्रगति हुई है, ठीक है। दुनिया भर में इसके कारण व्यापार बढ़ा है। अगर मान लो ये चीजें नहीं होती तो इतनी तेजी से व्यापार नहीं बढ़ पाता। लेकिन साथ ही इन्होंने थोड़ी सी उसकी कमियां भी निकाल दी है। कमियां क्या बताते हैं कि पूंजीवाद जो है इसके बुरे और शोषणकारी पक्ष को ही इन्होंने उजागर करा है, ठीक है। अगले पॉइंट है हमारे कि पूंजीवाद की सफलता का कारण। पूंजीवाद सफल क्यों हुआ, साम्यवाद उतना सफल नहीं हुआ। और आप जैसे जैसे चाइना है, चाइना ने साम्यवाद को अपनाया, ठीक है। चाइना इतना डेवलप हो गया, आपको लग रहा होगा यार चाइना ने तो साम्यवाद को अपनाया है, लेकिन वो पूरी तरीके से साम्यवादी नहीं है, उसने भी पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपना लिया, ठीक है। शासन साम्यवादी तरीके से चला रहा है, लेकिन क्या वो व्यापार नहीं करता? दुनिया भर में व्यापार करता है, ठीक है। जो पूंजीवाद में होता है वही सारी चीजें वो भी करता है, लेकिन साम्यवादी होकर उसने बाद में वो चीजों को अपनाया। तो देखिए, पूंजीवाद की सफलता का कारण क्या है? तो पूंजीवाद इसलिए तेजी से बढ़ा है क्योंकि नई तकनीक यानी मशीनें और फैक्ट्रियां, ठीक है, ये लगाई गई। नई जब टेक्नोलॉजी आ गई नई नई, तो मशीनें आई, ठीक है, नई नई मशीनें आई तो फैक्ट्रियां लगाई गई, उत्पादन क्षमता जो है बहुत तेजी से बढ़ गई। जहां बिना मशीनों के काम बहुत कम स्पीड में होता था, मशीन आने के बाद बहुत 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना स्पीड से काम होने लगा। फिर व्यापार की का विस्तार हुआ, यानी पूंजीवादी देश जो थे इन्होंने अन्य देशों के संसाधन जो थे उसका उपयोग करा और व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाया। फिर मुनाफा कमाने की चाह, यानी इन्होंने क्या करा, उद्योगों को और बड़ा और सक्षम बना दिया, ठीक है। उद्योग जो थे और बड़े बना दिए और उनको सक्षम बना दिया इन्होंने। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू। तो इसमें क्या है कि अतिरिक्त मूल्य का मतलब है कि मजदूर द्वारा पैदा किया गया वह मूल्य जो उसे मजदूरी के रूप में नहीं मिलता है पर मालिक अपने पास रख लेता है। एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है, देखिए। उदाहरण है, जैसे मजदूर मान लो 8 घंटे काम करता है, वो 1,000 रुपए का मूल्य पैदा करता है, यानी 1,000 रुपए का उसने काम कर दिया, ठीक है। लेकिन मजदूर को क्या पूरे 1,000 रुपए मिलेंगे? नहीं, उसको 300-400 रुपए मजदूरी दे दी जाएगी। बाकी जो जो पैसा एक्स्ट्रा, मतलब उसने काम मान लो 1,000 रुपए का किया, किसी ने 300 रुपए उसको दे दिए, ठीक है। उसे बोला चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा काम हो गया। सॉरी, 7,000 कर दिया मैंने, ठीक है, 700। यानी 700 रुपए जो बच गया है, वो 700 रुपए क्या है? वो अतिरिक्त, ठीक है, वो सरप्लस वैल्यू है जो किसकी जेब में गई? क्या वो मजदूर के पास गया? नहीं भाई, मजदूर को तो 300 ही मिला है, वो मालिक के पास गया, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं। ये अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स कहते हैं कि पूरा पूंजीवाद जो है इसी शोषण पे टिका हुआ है, पूरे पूंजीवादी व्यवस्था में यही शोषण होता है। मजदूर का शोषण क्यों होता है? क्योंकि मजदूर जो है उत्पादन साधन का मालिक नहीं है, उसके पास ना मशीन है, ना उसके पास फैक्ट्री है, ना ही उसके पास कोई संसाधन है। मजदूर को जिंदा रहना है तो अपनी मेहनत बेचनी पड़ेगी। उसका श्रम जो है वो नाशवान वस्तु है, ठीक है। ना बेचो तो मर जाओ, यानी अगर बेचोगे नहीं तो फिर मर ही जाओगे, ठीक है। तो उसकी मजबूरी है, पूंजीपति जो है इस मजबूरी का फायदा उठाता है और मजदूर से काम करवाता है, उसको कम पैसे देता है। यही कारण है कि मजदूर अपने बनाए हुए सामान का मालिक नहीं होता, अपना पूरा मूल्य भी नहीं पाता है, वो अपने उत्पादन पे कोई कंट्रोल भी नहीं रखता है वो, ठीक है। आगे देखो, मार्क्सवादी विश्लेषण के मुख्य तत्व। जब मार्क्सवादी विचारधारा को विश्लेषण किया गया तो क्या क्या बातें सामने आई, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग पूंजीवाद की कमियां जो हैं
भविष्य में क्या परिणाम देंगी। तो ये कहते हैं कि पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ेगा। जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, उनके बीच में खाई उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि एक गैप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मजदूरों की मजदूरी बहुत कम रहेगी, पूंजीपतियों का मुनाफा जो है वो, ठीक है, पूंजीपतियों का मुनाफा क्या है, लगातार बढ़ता जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता जाएगा, लेकिन मजदूरों की मजदूरी जो है वो कम ही रहेगी, उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पूंजीवाद बार बार आर्थिक संकट पैदा करेगा। ठीक है, पूंजीवाद जो है पूरी दुनिया में फैलेगा और वैश्विक शोषण करेगा, पूरी दुनिया का शोषण करने लग जाएगा। फिर मार्क्सवाद और समकालीन पूंजीवाद, यानी मार्क्स ने 19वीं सदी के पूंजीवाद को बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली माना था। वो कहते थे कि पूंजीवाद जो है अमीर गरीब के बीच में असमानता पैदा कर देता है, जो मजदूर वर्ग है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, अमीर वर्ग जो है वो मजदूरों का शोषण करता है और अपनी संपत्ति को बढ़ाता है, और मजदूर जो है वो गरीब होते जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि 20वीं सदी में, ठीक है, कहते हैं कि 20वीं सदी में वैसा नहीं रहेगा जैसा मार्क्स ने सोचा था। ये 1880 से 1880 से 1890 के दशक में जो बर्नस्टीन जो विद्वान है, इन्होंने कहा था कि मार्क्स की कई भविष्यवाणी जो है सच नहीं हो रही है। ठीक है, जैसा इन्होंने कहा था सच ऐसा नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, किसान वर्ग खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा था किसान वर्ग एक समय में खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। छोटा व्यापार यानी जो लघु उद्योग है वो भी बढ़ रहे हैं। मजदूर वर्ग की संख्या जो है उतनी भारी नहीं बढ़ी जितनी मार्क्स ने बताई थी। मजदूरों का जीवन स्तर थोड़ा सा पहले से बेहतर भी हुआ है, उतना बुरा नहीं हुआ जितना मार्क्स बताते थे। लोकतांत्रिक सरकारों में मजदूर जो है वोट देकर अपने हित को सुरक्षित कर पा रहे हैं, जैसा मार्क्स ने नहीं बताया था ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूंजीवाद पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ बल्कि बदल गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, फिर मार्क्स का सामाजिक वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझते हैं। तो मार्क्स का सबसे जो प्रसिद्ध विचार है वो अब तक, ठीक है, अब तक का इतिहास जो है, यानी अब तक का इतिहास और वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, यानी हर समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं। मार्क्स क्या कहते हैं, उनका सबसे प्रसिद्ध विचार यही है कि हर समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है। ठीक है, यानी एक वर्ग जिसके पास आर्थिक शक्ति है, जो अमीर है, जो शासक है, मालिक है, ठीक है, जिसके पास कंट्रोल है, पूंजीपति है। दूसरा वर्ग क्या है, वो मेहनत करने वाला है, जो मजदूर है, शोषित है, गरीब है। इन दोनों के हित हमेशा एक दूसरे से टकराएंगे और हमेशा इनके बीच में क्या होगा, संघर्ष जो है वो पैदा होता रहेगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, मार्क्स ने कहा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ग संघर्ष कैसे चलता है, तो हर ऐतिहासिक समय में एक प्रमुख आर्थिक वर्ग होता है। चाहे आप 100 साल पीछे चले जाओ, किसी भी देश में जाओ, हर जगह पे आपको एक प्रमुख आर्थिक वर्ग दिखेगा। वो उत्पादन को कंट्रोल करेगा, समाज के विचार, कानून, राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। ठीक है, खुद के हित सुरक्षित रखने के लिए गरीब को हमेशा दबाता रहेगा, गरीब का हमेशा शोषण करता रहेगा। जब अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो शोषित समाज इकट्ठा हो जाएगा, संघर्ष कर देगा, और ये संघर्ष क्रांति का रूप ले लेगा। पुरानी व्यवस्था गिर जाएगी, नई व्यवस्था बन जाएगी, और यहाँ पे एक नया समाज, नया वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी, घूम फिर के ये वही चीजें बार बार आती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष समझने का बहुत सरल उदाहरण, यानी सामंतवाद। समझने का सबसे तरीका क्या है, एक समय सामंतवाद था जब जमींदारों का राज होता था। ठीक है, तब शासक वर्ग जो थे वो जमींदार होते थे, शोषित वर्ग उस समय में किसान होते थे। यानी ये चीज पहले भी थी, तब भी दो वर्ग थे। किसान जो थे, किसानों ने विद्रोह करा, क्रांति करा, क्रांति हुई, जिसकी वजह से सामंतवाद कमजोर हो गया। फिर पूंजीवाद होता है जिसमें औद्योगिक समाज बना। इसमें शासक वर्ग जो है, यानी जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो पूंजीपति है। शोषित कौन है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है। ठीक है, मजदूर आंदोलन करते हैं, संघर्ष होता है और समाजवाद की दिशा बनती है, यानी कि जैसे कि 1917 की क्रांति से रूस में हुआ। तो यहाँ पे आप उस एग्जाम्पल को फिट कर सकते हो। ठीक है, मार्क्स का सिद्धांत जो है राज्य और कानून को बताता है, यानी मार्क्स कहते हैं कि समाज को एक प्रणाली यानी एक सिस्टम के रूप में ये देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग समाज की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, ठीक है, कानून यानी वहाँ का लॉ, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का रिलीजन, वहाँ की मीडिया, वहाँ की एजुकेशन, ये सब क्या है, ये सब सिस्टम है, एक सिस्टम है जो किसी समाज को चला रहा है। तो ये सभी समाज की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित होती है। इन सभी चीजों से आर्थिक व्यवस्था समाज की क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। इसलिए इन संस्थाओं को मार्क्स जो है अधिरचना कहते हैं, यानी सुपर स्ट्रक्चर के रूप में मानते हैं। अधिरचना का आधार जो होता है वो आर्थिक ढांचा होता है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर मार्क्स का मुख्य विचार क्या है, ये कहते हैं कि आर्थिक ढांचा जो है बदलता है, राज्य, कानून और समाज भी बदलता है। इसलिए कानून जो है वो राज्य को समझने के लिए
ठीक है, कानून और राज्य को समझने के लिए जरूरी है कि समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है, समाज की जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी उसी के हिसाब से कानून, और उसी के हिसाब से क्या होगा, वहां की राजनीतिक व्यवस्था होगी। मार्क्स ऐसा कहते हैं। फिर राज्य की बात करते हैं, स्टेट। मार्क्स के अकॉर्डिंग राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, यानी जो सरकार होती है, ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार और सत्ता से है, यानी जो सरकार है वो निष्पक्ष संस्था नहीं है। राज्य किसके पक्ष में होता है, ठीक है, ये आपको समझना है। राज्य निष्पक्ष नहीं है, वो हमेशा से अमीर अमीर यानी जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके सपोर्ट में रहता है। ठीक है, राज्य का असली काम क्या है, अमीरों की संपत्ति की रक्षा करना, मजदूरों को कंट्रोल में रखना, शोषण को बनाए रखना, पूंजीवाद को चलाते रहना, ये राज्य का असली काम है। किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये राज्य को मतलब यानी सरकार को ज्यादा अच्छा नहीं मानते, कहते हैं कि सरकार जो है अमीरों की संपत्ति की रक्षा कर रही है, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही, ये मजदूरों को कंट्रोल करती है, मजदूरों का शोषण होने देती है, कोई रोकती नहीं है उसको, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को ये चाहती है कि पूंजीवादी व्यवस्था चलती रहे। ठीक है, मार्क्स ऐसा मानते हैं कि राज्य सत्ता जो है, सत्ता को जनता की चीज नहीं माना जाता। ठीक है, राज्य जो है यानी सरकार जो है वो जनता की चीज नहीं मानी जाती। ठीक है, राज्य हमेशा आर्थिक रूप से हमेशा शक्तिशाली वर्ग के हित में काम करता है। ठीक है, तो सरकार जो है वो जनता की चीज नहीं है, बल्कि ये अमीरों की चीज है, अमीरों के लिए काम करती है। इसलिए मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि राज्य वर्ग वर्चस्व का औजार है। ठीक है, राज्य क्या है, जो ये वर्चस्व होता है किसी एक वर्ग का, किस वर्ग की तरफ इशारा चल रहा है, पूंजीपति वर्ग की तरफ, अमीर वर्ग की तरफ। ठीक है, यानी ये इनका औजार यानी एक टूल है इनका। अमीर वर्ग क्या करता है, गरीबों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए राज्य यानी सरकार का उपयोग करता है। ठीक है, स्टूल का उपयोग करता है। फिर मार्क्सवादी कानून, यानी मार्क्स और एंगल्स ने कानून की सीधी परिभाषा नहीं दी, बल्कि ये बताया है कि कानून कैसे बनाया जाता है। वो कहते हैं कि कानून उसी वर्ग के हित के अनुसार बनते हैं जो आर्थिक शक्ति रखता है, यानी पूंजीपति वर्ग। यानी कि ये कहते हैं कि कानून जो होता है ना, कानून बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, हमेशा ऐसे सोच समझ के बनाया जाता है जिस कानून से फायदा किसको हो, अमीर आदमी को, गरीबों के लिए कानून नहीं होता। ठीक है, इनडायरेक्टली इन्होंने यही बात कही है। आगे चलिए, कानून का असली उद्देश्य है निजी संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि पूंजीवाद की रक्षा करना, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का हक बनाए रखना, यानी अमीरों को सपोर्ट करना, मजदूरों को नियंत्रण करना, यानी मजदूरों का शोषण होते रहने देना। ठीक है, शोषण को जारी रखना। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि कानून एक राजनीतिक हथियार है जो शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, कानून कैसे काम करता है, पूंजीपति वर्ग कानून बनाता है, कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिससे फायदा सीधा किसको, अमीरों को हो, मजदूरों के अधिकार लिमिट कर दिए जाते हैं, यानी उसकी में लिमिटेशन डाल दी जाती है। कानून ये दिखाता है कि सब कुछ बराबर है, सब बराबर है, लेकिन असल में फायदा अमीरों को होता है, सब कुछ बराबर होता नहीं है, दिखाता है ऐसा है। ठीक है, इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि कानून तटस्थ नहीं होता, ये वर्ग आरक्षित होता है, कभी भी न्यूट्रल नहीं मान सकते आप कानून को कि न्यूट्रल है, गरीब के साथ और अमीर के साथ एक जैसा है कानून। ठीक है, न्यूट्रल नहीं हो सकता, ये हमेशा एक वर्ग को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। वर्ग कौन सा है, अमीर वर्ग। ठीक है, फिर कानून को कैसे देखते हैं, यानी कानून को ये शोषण का साधन कहते हैं। ठीक है, क्यों है भाई ये ऐसा, क्योंकि पूंजीवाद में कानून जो है वो मजदूरों को कम मजदूरी देकर काम कराने की परमिशन देता है, निजी संपत्ति को सही बताता है, मालिकों की फैक्ट्री मशीनों को सुरक्षा देता है, मजदूर जो हैं, जो कामगार हैं, ठीक है, उनको मतलब मजदूरों को कामगार बना के रखता है हमेशा, उत्पादन प्रक्रिया में मजदूरों का नियंत्रण हटाता है, यानी मजदूरों का कंट्रोल नहीं होता उत्पादन की प्रक्रिया में, केवल अमीरों का कंट्रोल होता है। ठीक है, मार्क्स का सामाजिक क्रांति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्की ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पे क्या कहा था, कहते हैं कि ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि क्रांतिकारियों के लिए कार्यवाही का कार्यक्रम है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, मजदूर वर्ग को इकट्ठा करना ताकि मजदूर वर्ग के बीच में एकता आए। ठीक है, उन्हें ये बताना कि इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने उनका बहुत शोषण हुआ है और शोषण से मुक्त उन्होंने अपने आप को खुद ही करा है, संघर्ष करके, क्रांति करके। ठीक है, ये उनको याद दिलाता है, और ये भी बताते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदला जा सकता है। मार्क्स जो है वो ये मानते हैं कि मजदूर वर्ग जो है खुद अपनी लड़ाई लड़कर पूंजीपति वर्ग का शासन खत्म कर सकता है। ठीक है, मजदूर वर्ग क्या करेगा, खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा और पूंजीपति वर्ग जो है उसका शासन को खत्म कर देगा। नेक्स्ट है क्रांति जो है वो कैसे होती है, क्रांति कैसे होती है, तो देखिए,
मार्क्स के अकॉर्डिंग मजदूर अपने शोषण को समझते हैं, वो संगठित होते हैं, महसूस करते हैं कि सरकार और कानून पूंजीपतियों के पक्ष में है। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं कि मजदूर अपने शोषण को समझ रहे हैं, उनको बेवकूफ मत समझना। वो इकट्ठा हो जाते हैं, महसूस करते हैं कि किस प्रकार से सरकार और कानून उनके साथ गलत करती है। ठीक है, पूंजीपतियों के पक्ष में रहती है, इसलिए वो राजनीतिक संघर्ष यानी आंदोलन छेड़ देते हैं और अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मजदूर वर्ग जो है अपनी मुक्ति खुद करेगा, स्वयं करना पड़ेगा उसे, कोई और वर्ग उसको कभी भी आजाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्रांति का एक नया सिद्धांत बताते हैं, यानी मार्क्स ने क्रांति के बारे में एक नया विचार दिया कि क्रांति सिर्फ सत्ता छीनने का तरीका नहीं है। ठीक है, क्रांति इतिहास के नियम पर आधारित होगी और ये सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलावों से होने वाली है। मार्क्स कहते हैं कि पहले जनता अपनी ताकत समझती है, फिर आर्थिक परिस्थितियां जो होती हैं वो अपने आप पूंजीवाद को कहीं ना कहीं कमजोर बनाती हैं। ठीक है, फिर मजदूर जो होते हैं वो संघर्ष उनका तेज होता है और पुरानी जो व्यवस्था है उसको कमजोर कर दिया जाता है यानी पूंजीवाद को, और मजदूर वर्ग जो है सत्ता पर कब्जा कर लेता है और पुरानी व्यवस्था जो होती है उसको उखाड़ कर फेंक देता है। ठीक है, यानी क्रांति जो है धीरे धीरे और फिर अचानक से बदलाव हो जाता है, यानी धीरे धीरे लोगों के मन में शुरू होती है क्रांति का विचार आता है, फिर अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। मार्क्स कहते हैं कि बदलाव जो होता है दो तरीके से होता है। पहला होता है धीरे धीरे, यानी मजदूर वर्ग को बढ़ना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है, पूंजीवाद को कमजोर होना पड़ता है। ठीक है, फिर अचानक से होता है, यानी एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष हो जाता है, मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं, आंदोलन कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं और सत्ता को पलट देते हैं और इससे एक नई व्यवस्था बन जाती है। नई व्यवस्था कैसी होगी? तो मार्क्स कहते हैं कि जब क्रांति हो जाएगी उसके बाद निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उत्पादन के जो साधन थे वो पूंजीपतियों के हाथ में जो कभी होते थे, अमीरों के हाथ में होते थे, अब वो समाज के हाथ में चले जाएंगे। अमीर गरीब का अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, शोषण जो पहले होता था वो खत्म हो जाएगा, वर्गहीन समाज बनेगा। ठीक है, जिसको साम्यवाद कहा जाता है, यानी एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसमें अमीर और गरीब वर्ग होंगे ही नहीं, यानी एक ऐसा समाज होगा जहां कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। ठीक है, कोई मालिक नहीं कोई मजदूर नहीं, कोई शोषक नहीं कोई शोषित नहीं, सबकी जरूरतें पूरी होंगी, सब समान होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है उसमें जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, इसकी तानाशाही इसको देख लेते हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने क्या कहा है? ये कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, ठीक है, ये राजनीतिक शक्ति इसको हासिल करनी होगी। जब तक राजनीतिक शक्ति ये लोग हासिल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, इनका शोषण होता ही रहेगा। किसके द्वारा शोषण होता रहेगा? ये आप सभी जानते हैं, जो अमीर वर्ग होता है उसके द्वारा इसका शोषण होता रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि और पहले कदम के रूप में जो मजदूर वर्ग है उसको शासक वर्ग यानी कि जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा और कंट्रोल होता है, इसको सत्ता से गिराना होगा। ठीक है, मजदूरों को क्रांति करनी होगी और जो पूंजीपति वर्ग है उसको सत्ता से गिराना होगा। फिर लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके मजदूर वर्ग अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं घोषणा पत्र का जो मुख्य विचार था उसमें क्या है कि मजदूर वर्ग जो है वो धीरे धीरे पूंजीवाद को खत्म करेगा और राज्य के जितने भी साधन है उस पर कब्जा करके एक नई व्यवस्था बनाएगा। तो मजदूर वर्ग एक नई व्यवस्था बनाता है, पूंजीवादी सिस्टम को खत्म करता है। ये इस घोषणा पत्र में चर्चा की गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक चीज आपने अगर ध्यान दिया हो, धीरे धीरे मतलब एक स्टेप वाइज स्टेप, एकदम से नहीं कर देना सब कुछ। इसके बाद इसका मतलब क्या है कि उद्योग हो गए, कृषि हो गई, भूमि, बैंक आदि सब चीजें जो है निजी हाथों में नहीं रहेगी, क्योंकि पहले जो ये चीजें होती थी पूंजीवाद में वो निजी हाथों में रहती थी। अब इनको धीरे धीरे उद्योगों को सरकार के हाथ में लाना है, कृषि भी उनके हाथ में जाएगी। ठीक है, हर चीज राज्य के हाथ में चली जाएगी। ये सब समाज के नियंत्रण में होगी, यानी कि राज्य के नियंत्रण में होगी। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। उत्पादन पर पूंजीपतियों का अधिकार खत्म होगा। जो पूंजीपतियों का अधिकार होता था, जो इनके पास कंट्रोल होता था, अब वो खत्म हो जाएगा। राज्य की भूमिका और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इसमें देखते हैं क्या इन्होंने क्या लिखा है। ये कहते हैं कि मार्क्स और एंगल ने कहा है कि पूंजीवादी राज्य जो है अमीरों का राज्य होता है, केवल पूंजीपतियों का राज्य होता है। उसका काम जो है वो पूंजीपति वर्ग की रक्षा करना होता है। कानून, पुलिस, सेना, अदालत सब अमीरों के लिए काम करते हैं, अमीरों को सपोर्ट करते हैं, अमीरों के हित में काम करती हैं। इसलिए जो मजदूर होते हैं उनको क्रांति करनी ही होगी, बिना क्रांति के उनको शोषण से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूंजीवादी राज्य को तुरंत खत्म कहते हैं कि इसलिए जब मजदूरों की क्रांति होगी तो पूंजीवादी राज्य जो है वो तुरंत खत्म नहीं होगा। ठीक है, एकदम से तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मान लो पूंजीवादी खत्म कर दिए,
सिस्टम इनके हाथ में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ें रह जाती हैं, ठीक है, एकदम से खत्म नहीं होगा। फिर धीरे धीरे करके उनको क्या करना है, सारी चीजों को सरकार के कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि पहले मजदूर वर्ग जो है उस राज्य पर नियंत्रण करेगा, यानी कि पहले उन्होंने क्रांति करनी है, क्रांति करने के बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको खत्म करके सत्ता को यानी राज्य को अपने कंट्रोल में लेना है, ताकि अमीर लोग जो हैं वो फिर से सत्ता पे कब्जा ना कर सकें। इसलिए पहले इनको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसे ही मार्क्स ने कहा है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, इसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोल दिया है उन्होंने। इस वर्ग की जो सर्वहारा यानी जो मजदूर वर्ग है उसकी तानाशाही कहा है उन्होंने। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये तानाशाही जो है किसी नेता की नहीं होती है, बल्कि मजदूर वर्ग की सामूहिक शक्ति होती है, क्योंकि जब सभी मजदूर मिलकर क्रांति करते हैं तो सबकी मिली जुली वो ताकत होती है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है वो। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कैसी होगी, तो मार्क्स कहते हैं कि मजदूर वर्ग जो है सत्ता में आएगा, और जब सत्ता में आएगा उसके बाद पुरानी जो शोषक संस्था थी वो खत्म हो जाएगी, यानी वो संस्थाएं जो पहले शोषण करती थी अब वो नहीं रहेंगी। पूंजीपति वर्ग की शक्ति, ठीक है, जो है वो कमजोर होने लगेगी। उसका जो उच्च नियंत्रण था वो भी धीरे धीरे कमजोर होएगा, और अमीरों के पक्ष में जो बने हुए कानून थे ये भी धीरे धीरे खत्म किए जाएंगे। नई संस्थाएं बनाएंगी, ठीक है, जो राज्य होगा यानी जो मजदूरों का शासन है वो नई नई संस्थाएं बनाएगा, जिसमें श्रमिक लोकतंत्र यानी मजदूर होंगे और मजदूरों का क्या होगा, लोकतंत्र होगा, ठीक है। अब किसी की तानाशाही नहीं होगी यहाँ पे। फिर कहते हैं कि सामाजिक न्याय मिलेगा लोगों को, समानता पर आधारित कानून बनाए जाएंगे, मजदूरों के कल्याण के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। यानी कि अब जो पहले सब कुछ किसके पक्ष में होता था, अमीरों के पक्ष में होता था, अब वो सारी चीजें मजदूरों के पक्ष में होने लगेंगी। फिर राज्य का उपयोग करेगा, राज्य यानी सरकार का उपयोग करेगा, तो कैसे, पूंजीपतियों को रोने के लिए, जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए राज्य का उपयोग किया जाएगा। पहले राज्य यानी राज्य को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था जो अमीरों के लिए काम करता था, लेकिन अब राज्य का उपयोग कैसा होगा, अब पूंजीपतियों को रुलाने के लिए होगा इसका इस्तेमाल, ठीक है, जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए होगा, समाज में समानता लाने के लिए होगा। नेक्स्ट है सर्वहारा वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग है, इसकी तानाशाही का उद्देश्य क्या था, मार्क्स क्यों ऐसा कहते हैं, तो ये कहते हैं कि मजदूर वर्ग जो है जब सत्ता में आएगा तो उसका उद्देश्य जो है पूरे समाज के उत्पादन को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, यानी मजदूर वर्ग क्या कहेगा, पूरे समाज का जो भी उत्पादन है उसको अपने कंट्रोल में लेना है। ये नियंत्रण जो है स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, बल्कि ये एक अस्थायी और आवश्यक कदम है, ताकि पूंजीपति वर्ग जो है दोबारा सत्ता में ना आ जाए। समझ रहे हो ना, क्योंकि जब अब पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटा दिया है तो इनको टेम्परेरी सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। टेम्परेरी अगर कंट्रोल में लेंगे तो आगे क्या है, आगे तो फिर राज्य को ही करना है, यानी आगे सारी चीजें सरकार को ही करनी है, लेकिन शुरू में कंट्रोल ये रखेंगे अपने पास। मजदूर वर्ग की तानाशाही यानी मजदूरों के द्वारा समाज के जो संसाधन है उस पर अस्थायी नियंत्रण, जिसका बड़ा लक्ष्य क्या होगा कि समाज से वर्ग भेद मिटाना, क्योंकि समाज में जो दो वर्ग थे, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग, इनके बीच में जो भेद था, संघर्ष था, उसको मिटाना है। उत्पादन को सबकी जरूरतों के अकॉर्डिंग चलाना है, ना कि मुनाफे के लिए, ठीक है, उत्पादन किस लिए करना है, ताकि जनता की जरूरतें पूरी हो जाए, ना कि प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा कि उद्योग हो गए, खेत हो गए, बैंक, फैक्ट्रियां, ये सब निजी हाथों में जो पहले होती थी, निजी हाथों से अब हट जाएंगी और समाज के हाथों में यानी फिर धीरे धीरे राज्य के हाथों में चली जाएगी। और इस समय का लक्ष्य जो है वो पूंजीपतियों को सत्ता से रोकना है, समाज में बराबरी लाना है, ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है इसका नेचर क्या होगा, तो मार्क्स और एंगल्स बताते हैं कि ये तानाशाही जो है किसी एक व्यक्ति या नेता की नहीं होती, बल्कि मजदूर वर्ग की होती है, पूरे समाज की होती है। तो ये तानाशाही जो है जनता के समर्थन से चलती है, ठीक है, एक, क्योंकि क्रांति जो है जनता करती है तो उसी का समर्थन से ये तानाशाही चलेगी। इसका काम क्या होगा, पूंजीपतियों को रोकना, ताकि वो कंट्रोल ना ले ले दोबारा और मजदूरों का शोषण ना करें। और ये लोकतांत्रिक स्वरूप रखती है, क्योंकि सब सारे जो डिसीजन होते हैं वो मजदूर वर्ग लेता है, यानी मतलब पूरा का पूरा ग्रुप लेता है, ठीक है, सामूहिक हित में लेता है, तो ये लोकतंत्र है। ये अस्थाई होती है, जब समाज में बराबरी आ जाएगी एक समय में तो वर्ग भेद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये तानाशाही भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, आखिर में राज्य राज्य भी समाप्त हो जाता है और वर्गहीन समाज यानी साम्यवाद स्थापित हो जाता है। एंड जो ये मानते हैं वो साम्यवाद मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने समझ लिया है तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाता हूँ। ये अमीर वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, ठीक है, मान लीजिए गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है और गरीब वर्ग के हाथ में सत्ता चली गई है, ये हमने समझा। फिर लेकिन
वर्ग तो तब भी था ना, फिर धीरे धीरे ये वर्ग वाला सिस्टम खत्म करना है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबके लिए समानता होगी, सबके लिए कानून बनेंगे, सबको समान समझा जाएगा। ऐसा जब सिस्टम हो जाएगा तो एक समय क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राज्य भी समाप्त हो जाएगा, फिर साम्यवादी व्यवस्था बन जाएगी। मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत यानी सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है, इसको भी समझ लेते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की पूरी व्यवस्था जो है मजदूरों के शोषण पे टिकी थी। इस शोषण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका था अधिशेष मूल्य, यानी कि जिसको सरप्लस कहा जाता है, यानी एक्स्ट्रा कोई चीज बन जाए। मजदूर जितना मूल्य पैदा करता है, जितनी मजदूरी मिलती है उसको, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है पूंजीपति रख लेता है। पूंजीपति का पूरा इसमें मुनाफा हो जाता है, ठीक है। अधिशेष मूल्य जो होता है उसको मिल जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था अभी कि 1,000 रुपए, मान लो 1,000 रुपए का काम करा मजदूर ने, उसको 300 रुपए दे दिए, 700 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा हो गए, जिसको हम सरप्लस वैल्यू कह रहे हैं। और ये 700 रुपए सरप्लस कौन ले रहा है, ये मालिक ले रहा है। तो ऐसे शोषण होता है। नेक्स्ट है मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य उससे उस पर लगे श्रम से तय होता है। यानी किसी भी चीज का जो मूल्य है वो किस चीज से तय होगा, कि उसमें कितनी मेहनत लगी है। एग्जाम्पल, अगर एक कुर्सी बनाने में 5 घंटे का श्रम लगता है, तो उसका मूल्य उसी श्रम पे आधारित होगा। अब दूसरी कुर्सी मान लो उसको बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, यानी दुगना टाइम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है। श्रम और श्रम शक्ति। मार्क्स दो शब्दों में फर्क बताते हैं। एक है श्रम, श्रम का मतलब है लेबर, ठीक है, जो वास्तविक काम करता है, जो मजदूरी करता है, वो श्रम है। अब श्रम शक्ति क्या है, यानी काम करने की मजदूर की जो क्षमता है, जिसे मजदूर बाजार में बेचने जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने मान लो कोई कारपेंटर है, ठीक है, उसको किसी व्यक्ति ने अपने घर पे बुलाया, उसने बोला मुझे अपने घर में 10 दरवाजे लगवाने हैं, ठीक है। तो 10 दरवाजे लगाने हैं, तो 10 दरवाजे लगाने में उसकी जो मेहनत लगेगी, जो उसका टाइम लगेगा, उस टाइम को ही तो वो बाजार में बेचने जाता है। तो पूंजीपति मजदूर की जो श्रम शक्ति है, ठीक है, पूंजीपति क्या करता है, मजदूर की श्रम शक्ति को खरीदता है, ना कि उसकी मेहनत का पूरा फल उसको देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आवश्यक श्रम और अधिशेष श्रम। आवश्यक श्रम क्या है, वह श्रम जिसे मजदूर अपनी मजदूरी कमा लेता है, यानी जो काम करके मजदूर अपना पैसा कमा लेता है, उसको क्या कहा जाएगा, आवश्यक श्रम। यानी जितना काम करने से मजदूर उसका परिवार जीवित रह सके, वो सब क्या कहलाएगा, आवश्यक श्रम। अब अधिशेष श्रम क्या है, मजदूर दिन में जितना ज्यादा काम करता है, जो उसकी मजदूरी के अतिरिक्त होता है, यानी मजदूर दिन में जितना भी काम करेगा, ठीक है, उसकी मजदूरी से एक्स्ट्रा जो है या अतिरिक्त मेहनत, यानी एक्स्ट्रा मेहनत जो है, वो पूंजीपति 100% मुनाफे में प्राप्त करता है। यही अतिरिक्त श्रम है, अधिशेष सरप्लस बनाता है। ये वही चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 1,000 रुपए कमाए, काम करा 1,000 का, 300 रुपए जो थे उसको मिल गए, 700 रुपए जो है वो सब सरप्लस में जाता है। वही अधिशेष श्रम की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पे। ये मूल्य कैसे पैदा होता है, तो जब मजदूर पहले कुछ घंटे अपनी आवश्यक मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा करता है, उसके बाद भी बाकी समय काम करता रहता है। इसमें ओवर टाइम की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि मजदूर जो है मान लो 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में उसको कुछ पैसा मिलता है, फिर उसको और पैसा चाहिए तो वो 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करने लग जाएगा, तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यही अतिरिक्त काम जो है, ठीक है, ये अतिरिक्त मूल्य पैदा करेगा जो पूंजीपति को मुनाफा बनाएगा। इसी से पूंजीपति जो है वो धनवान होते हैं, क्योंकि पूंजीपति क्या चाहते हैं कि मजदूर ज्यादा काम करे, ठीक है, ज्यादा काम करेगा तो पूंजीपति का लाभ भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है शोषण का सिद्धांत। मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद में शोषण छिपा हुआ है और खुला नहीं है। ये मजदूर को उसकी पूरी मेहनत का मूल्य नहीं मिल पाता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। उसके द्वारा पैदा किया गया जो बड़ा हिस्सा है वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है, यानी मजदूर को वो पैसा मिलता ही नहीं है। इसलिए पूंजीपति श्रम पर कंट्रोल रखता है और मजदूर का क्या करता है, शोषण करता रहता है। इसी इस मूल्य जो होता है उसका वितरण कैसे होता है, तो पूंजीपति जो होते हैं वो एक्स्ट्रा जो मूल्य होता है उसको कई हिस्सों में बांटते हैं। उस पैसे से वो नया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई नई फैक्ट्री डाल लेंगे, कोई नया काम शुरू कर देंगे, या किसी को ब्याज पे दे देंगे, या मुनाफा उससे कमाते हैं किराए वगैरह में, टैक्स वगैरह में, या बैंक शेयर में, कहीं ना कहीं लाभ कमाने में उस पैसे को लगा देते हैं। तो इस तरह पूरा जो पूंजीवादी समाज है वो उद्योग, बैंक, व्यापारी, ठीक है, सब मजदूरों के अतिरिक्त श्रम पे ही चलते हैं। जो भी चीजें हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे व्यापार हो, वो सब किस चीज पे चल रहा है, मजदूरों की एक्स्ट्रा मेहनत पे ही चल रहा है। मजदूर एक्स्ट्रा मेहनत करना बंद कर दे तो ये चीजें अपने आप ही कमजोर होने लगेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये मार्क्सवाद वाला खत्म हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, ठीक है। अब बात करते हैं अराजकतावादी परंपरा। अराजकतावाद जो है, जिसको अनार्की कहा जाता है, ये ग्रीक शब्द एनारो
एनालॉग से आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिना शासन बिना सरकार के, यानी बिना सरकार के शासन हो उसको अनार्की कहा जाएगा, अराजक कहा जाएगा, ठीक है। इस विचारधारा का क्या मानना है, ये विचारधारा मानती है कि समाज को चलाने के लिए राज्य या सरकार की कोई जरूरत नहीं है, यानी समाज के लिए कोई जरूरत नहीं है सरकार की, सरकार नहीं होगी तो भी समाज चलेगा। भाई देखो, प्राचीन समय में जब कभी एक समय ऐसा था मनुष्य आदि मानव की तरह रहता था, समाज तो तब भी चल रहा था ना भाई, जब सरकार कभी नहीं होती थी। तो ये उसी को बताते हैं। कहते हैं लोग जो है अपने आप बिना शासन के बेहतर और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। सरकार जो है हमेशा लोगों की स्वतंत्रता छीनता है, यानी लोगों पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। अराजकतावादी जो है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सरकार जो है वो दबाव बनाने का काम करती है, कानून जो है वो लोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। राज्य जो है यानी सरकार सत्ता जो है वो क्या करती है, शोषण का साधन है। इसलिए इन्हें राज्य नहीं चाहिए, सरकार नाम की कोई चीज इनके लिए होनी नहीं चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। अराजकतावाद जो है पहली बार फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी 1789 में, उसके दौरान ये सामने आया था, ठीक है। विलियम गॉडविन, पियरे प्रूदो, मिखाइल बाकुनिन और क्रोपोटकिन, ये सभी जो हैं इन सभी ने राज्य रहित समाज का समर्थन करा था। ये जो विद्वान हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब ने ऐसे समाज की बात करी थी जिसमें सरकार ना हो, सरकार का कंट्रोल ना हो। मुख्य विषय क्या है, अराजकतावादी जो है इन बातों पे जोर देते हैं कि नैतिक मूल्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देते हैं, ठीक है। अराजकतावादी क्या कहते हैं कि जो नैतिक मूल्य हैं और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानते हैं कि नैतिक रूप से कोई भी सरकार जो है लोगों पर शासन नहीं कर सकती है। हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता और पूरी स्वायत्ता मिलनी चाहिए। अब सरकार होगी तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को कंट्रोल करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट बताते हैं कि व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिश्रण, यानी अराजकतावाद जो है वो व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाजवाद यानी समानता दोनों से प्रभावित होता है, ठीक है। कहते हैं कि राज्य नहीं, समाज और व्यक्तियों का सहयोग ही असली व्यवस्था है। अगर समाज और व्यक्ति आपस में सहयोग करें तो किसी राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा इनका मानना है। फिर अराजकतावाद जो है इसका केंद्रीय सिद्धांत क्या है, यानी मूल इसका सिद्धांत क्या है, तो ये एंटी स्टेट होता है, यानी कि सरकार का विरोधी होता है, ठीक है। अराजकतावादी जो होते हैं इनका सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि सरकार को पूरी तरीके से खत्म करो, क्योंकि सरकार जो है वो शोषण करती है, सरकार नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहते हैं कि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। सत्ता जो है सरकार जो है वो भ्रष्टाचार करती है और अन्याय पैदा करती है। राज्य का कानून जो होता है वो केवल अमीरों के पक्ष में होता है, अमीरों को फायदा पहुंचाता है, गरीबों के लिए तो कानून होता ही नहीं है। ये मानते हैं कि लोग बिना सरकार के ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। समाज बहुत अच्छे से रहेगा, अगर सरकार ना होती तो समाज कितना अच्छा होता, ऐसा इनका विचार है, ठीक है, ऐसा इनकी विचारधारा है। फिर पादरी विरोध, यानी जो एक समय जब आपको पता है यूरोप वगैरह जो था, वहां पे कहीं ना कहीं पादरियों का बहुत दबदबा होता था, चर्च का बहुत दबदबा होता था, ठीक है। चाहे वो कैथोलिक चर्च हो या पोप हो या पादरी वर्ग हो या बिशप वर्ग हो, ठीक है। तो ये एंटी चर्च है, पादरी विरोध करती है, यानी अराजकतावादी जो है ये धर्म और चर्च का भी विरोध करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इनको लगता है कि धर्म जो है वो ईश्वर की सत्ता की बात करता है, यानी यहाँ पे भी ईश्वर ही सत्ता चला रहे हैं और ईश्वर की सत्ता के नाम पे फिर शोषण करते हैं लोगों का। ये भी इंसान की स्वतंत्रता ही छीनने का काम करते हैं। धर्म और चर्च जो है लोगों को डरा के, ठीक है, और आज्ञा मानने की शिक्षा देते हैं, लोगों में डर पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब धर्म भी जो है लोगों को डराता है और आज्ञा मानने के लिए मजबूर करता है। अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है उसकी उसका अपना है, किसी देवता, किसी राजा, किसी चर्च का जीवन नहीं है। वो कैसे कंट्रोल किसी व्यक्ति के जीवन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर यह आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। अराजकतावादी जो है सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग पूंजीवाद जो है वो मजदूरों का शोषण करता है, निजी संपत्ति जो है समाज में असमानता लेकर आती है, उद्योग और उत्पादन जो है लोगों के सामूहिक नियंत्रण में हो, होने चाहिए, ठीक है। उद्योग जो है वो किसके सामूहिक नियंत्रण में होने चाहिए, यानी लोगों का सबका अधिकार उन पे होना चाहिए। कुछ अराजकतावादी जो है पूरी तरीके से निजी संपत्ति खत्म करने की बात करते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सीमित निजी संपत्ति होनी चाहिए, लोगों के पास स्वीकार है। तो अराजकतावादी में भी दो तरीके की विचारधारा है, एक कहती है कि निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो दूसरे लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज महसूस करी होगी कि ये लोग भी पूंजीवाद का खुलकर विरोध करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है अराजकतावादी जो है समाज कैसे होगा। तो अराजकतावाद ऐसा समाज की कल्पना करता है जहाँ पे कोई सरकार ना हो, जहाँ पे कोई शासक नहीं हो, कोई राजा नहीं हो, कोई पुलिस नहीं हो, कोई सेना नहीं हो, ठीक है। सभी लोग बराबर माने जाएं, लोग सहयोग करें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, आपसी सम्मान से अपना जीवन जिए, ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक उनको पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए। अराजकतावाद की शाखाएं, तो अराजकतावाद जो है एक सोच नहीं है बल्कि इसके कई शाखाएं हैं, ठीक है, कई टाइप्स हैं। हर शाखा का उद्देश्य जो है वो अलग है, लेकिन सभी जो है राज्य विरोध और स्वतंत्रता पे जोर देते हैं। चाहे कितनी भी इसकी शाखाएं हों, सबका एक उद्देश्य है, वो है राज्य का विरोध करना, यानी कि सरकार का विरोध करना, ठीक है। स्वतंत्रता पे सभी जोर देते हैं। अब थोड़ा बहुत इनकी विचारधाराओं में फर्क हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले सम्यकता, इसको देखते हैं। इसके जो ये क्या है, ये इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। तो इसके मुख्य विचारक जो हैं ये मिखाइल बाकुनिन है। ये शाखा क्या कहती है, ये शाखा कहती है कि उत्पादन के साधन, जैसे मान लो जमीन हो गई, मशीन हो गई, फैक्ट्री हो गई, कारखाना हो गया, ठीक है, ये निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की निजी संपत्ति होगी तो वो शोषण करेगा ही करेगा। कहते हैं कि ये समूह या समाज के कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे कि आपने उसमें मार्क्स वाले सिद्धांत में पढ़ा था, वैसा वैसा कुछ कुछ मिलता हुआ है, मिलता जुलता लग रहा होगा आपको। संसाधनों का समान उपयोग होना चाहिए, ठीक है। सब लोग मिलकर काम करें और मिलकर आपस में वितरण हो जाना चाहिए, यानी आपस में मिलकर बांट लें। भुगतान का जो आधार है वो व्यक्ति के काम की आवश्यकता हो, ना कि मुनाफा, ठीक है। इसमें मुनाफा नहीं देखना है, बल्कि जो मजदूर है उसके काम की आवश्यकता और उसके काम की टाइमिंग वगैरह को देखना है इसमें। ये क्या मानता है सिद्धांत, ये सिद्धांत मानता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों पर हुकूमत ना करे, बराबरी और परस्पर सहयोग पर आधारित समाज बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड है व्यक्तिवादी अराजकतावाद, इसको समझते हैं। तो ये शाखा जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर देती है और कहती है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, ठीक है। किसी को किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। राज्य और समाज को व्यक्ति पर कोई जोर नहीं डालना चाहिए। निजी संपत्ति स्वीकार है अगर वो मेहनत से कमाई गई हो, ठीक है। अगर निजी संपत्ति और मेहनत से कमाई गई है, किसी ने जोड़ा है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। किसी की संपत्ति जबरदस्ती लेना गलत बात है, लेकिन सरकार के द्वारा कंट्रोल भी गलत हो मानते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहली विचारधारा में देखा और दूसरी विचारधारा में देखा, यानी दूसरी शाखा में देखा, बहुत मामूली सा अंतर है। ये लोग निजी संपत्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत से कमाई हो, ठीक है। अर्थात आप क्या कहोगे कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ, कोई राज्य या कोई संस्था मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, ठीक है। यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इंसान अपने आप को पूरी फ्रीडम महसूस करे, किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मुक्त बाजार अराजकतावाद। ये शाखा क्या कहती है, ये कहती है कि पूरी तरीके से मुक्त बाजार होना चाहिए। सरकारी कोई टैक्स या सरकार का कोई कंट्रोल या कोई रूल या रेगुलेशन या कोई नियम सरकार का नहीं होना चाहिए। सभी सर्विसेज, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, पुलिस हो, निजी कंपनियों के द्वारा चले। लोग अपनी पसंद से चुने कि किस कंपनी से सेवा लेनी है, ठीक है। तो ये मुक्त बाजार कहीं ना कहीं हल्का हल्का पूंजीवाद से मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग समाज जो है सरकारी हस्तक्षेप के बिना निजी समझौता और बाजार के नियमों से चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूंजीवाद जैसा आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी सरकार का कंट्रोल भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेट यानी निजी हाथों की बात कर रहे हैं, जो कि पूंजीवाद में होता है, ठीक है। फिर अराजकता के रास्ते, अराजकतावादी जो है वो ये बताते हैं कि सरकार कैसे खत्म की जाएगी और अराजकतावादी समाज जो है कैसे बनाया जाएगा। तो इन्होंने इसके लिए 3 रास्ते बता दिए हैं, ठीक है। वो 3 रास्ते जो हैं वो कौन कौन से हैं ये हमको समझना है। तो देखिए सबसे पहला रास्ता है क्रांतिकारी अराजकतावाद, यानी 19वीं 20वीं सदी में कुछ अराजकतावादी जो थे, इन्होंने बगावत की बात करी, विद्रोह की बात करी, हिंसा की बात करी, ठीक है। यानी हिंसा कर दो, लड़ाई झगड़ा कर दो, दंगे कर दो और क्रांति कर दो, ऐसे तरीके अपनाने की बात करी। दूसरा है प्रत्यक्ष कार्यवाही, यानी ये हिंसा से थोड़ा अलग है, ये शांतिपूर्वक तरीका है। इसमें हड़ताल की जा सकती है, बहिष्कार यानी बॉयकॉट किया जा सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है, सामूहिक निर्णय लिए जा सकते हैं, काम को रोका जा सकता है, ठीक है। ये सभी काम जो होते हैं सीधा सरकार और पूंजीवादियों पे दबाव डालते हैं। तीसरा है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। तो कुछ अराजकतावादी जैसे गॉडविन हो गए, प्राइडन हो गए, ठीक है, टॉल्स्टॉय हो गए, गांधी जी हो गए, ये मानते हैं कि हिंसा जो है वो गलत है। समाज में बदलाव जो है वो अहिंसा, सत्य और नैतिक शक्ति से हो सकता है।
हिंसा जो है वो केवल नई समस्याएं पैदा करेगा, तो हमें कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो है वो हो जाता है। अब एक और टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं हम। अनुयायवादी परंपरा, ठीक है। अनुदारवाद, इसको देखते हैं। ये एक राजनीतिक विचार है। ये कहता है कि समाज को अचानक बदलने की कोशिश करना गलत है। अचानक से समाज को बदल दोगे तो ये गलत है। बदलाव जो होते हैं हमेशा धीरे धीरे होने चाहिए और सोच समझ कर होने चाहिए, क्योंकि एकदम से बदलाव से समाज टूट जाता है, समाज में नुकसान होता है, ठीक है। ये कहते हैं कि परंपरा हो या कल्चर हो या सामाजिक संस्थाएं हो, ये समाज को कहीं ना कहीं स्थिर रखने का काम करती हैं। मनुष्य जो होता है कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसे मजबूत नियम कानून चाहिए ही होते हैं, ठीक है। बिना नियम कानून के काम नहीं चलने वाला है। तो जो अनुदारवादी हैं, ये समाज को ये समाज को एक जटिल मशीन की तरह देखते हैं। अगर इसे अचानक से बदल दिया गया तो समाज टूट सकता है, ठीक है। पहली बार ये विचार आया था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। इसमें जो अराजकता है उसको देखने के बाद ये चीज आई थी कि एकदम से बदलाव नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12th क्लास में ध्यान दिया हो, आपने देखा था जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, जब सोवियत संघ टूट गया था तो उसके देशों ने पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया था। तो शॉक थेरेपी अचानक से बदलाव करने का प्रयास किया गया था। क्या हुआ था? उसका फायदा नहीं हुआ था, उसका नुकसान ही हुआ था। तो वही चीज आपको यहाँ बताने चाह रहे हैं कि एकदम से बदलाव नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है परंपरा। अनुदान, ये जो अनुदानवादी हैं ये क्या कहते हैं कि परंपराएं जो होती है समाज की रीढ़ होती हैं, क्योंकि ट्रेडिशन ही लोगों को जोड़ के रखती हैं। ये हमको पहचान देती हैं, सुरक्षा देती हैं, दिशा निर्देश देती हैं। तो पुराने विचार इसलिए बचते हैं क्योंकि वो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, ठीक है। परंपरा जो है समाज का जमा हुआ अनुभव है। हम जो ट्रेडिशन हमारे घर में चली आ रही है हम उसको मानते हैं, तो ये हमारे जो पूर्वज है उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उन्हें पता है भाई हमें ये चीज करनी चाहिए, इससे ये फायदा होगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए, इससे ये नुकसान होगा। तो इसको अचानक से खत्म नहीं करना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट है मानवीय अपूर्णता। अनुदारवादी कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से कमजोर और सीमित होता है। मनुष्य बहुत ही लालची है, बहुत ही भावुक है, इमोशनल है और गलती करने वाला जीव है। इसलिए मनुष्य पर भरोसा करके समाज कभी भी नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। इसलिए नियम होने चाहिए, अनुशासन होने चाहिए, राज्य यानी सरकार होनी चाहिए और कानून होने चाहिए। इन सब की जरूरत हमें है। ये सब कुछ होगा तभी समाज बनेगा। फिर ये जीविक समाज की बात करते हैं। ये मानते हैं कि समाज जो है वो जिंदा शरीर की तरह होता है, ठीक है, जीवित होता है। सब लोग आपस में जुड़े होते हैं, हर व्यक्ति की समाज में कोई ना कोई भूमिका होती है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग जो है हमारे, उनका अपना अपना काम है, ठीक है, वैसे ही समाज के अलग अलग वर्ग जो है, पेशे जो है, संस्थाएं जो है, उनका भी अलग अलग काम है, वो भी जरूरी है समाज के लिए। तो इसलिए समाज में अचानक जो है बड़े बदलाव कर देना गलत है, क्योंकि इससे पूरा समाज हिल जाएगा, पूरे समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है परंपरागत अधिकार। अनुदारवादी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधिकार जो है समाज को दिशा और अनुशासन देता है। लोग नियमों की वजह से गलत कामों से बच जाते हैं। अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो वो जाहिर सी बात है गलत काम से बचेंगे। अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। अधिकार जो है अनुभव और परंपरा पर आधारित होना चाहिए। अधिकार जो है शिक्षक, माता पिता, बुजुर्ग, राज्य, धर्म आदि इन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और ये सब क्या करते हैं? समाज को कंट्रोल करते हैं, अनुशासित करते हैं। अनुदारवादी मानते हैं कि लोग मन से नहीं बल्कि नियमों से बेहतर व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर नियम होंगे, स्ट्रिक्ट नियम होंगे, तो व्यक्ति डरेंगे कुछ भी गलत करने से। अधिकार जो है सामाजिक स्थिरता लाते हैं लोगों को। अगर समाज में स्थिरता लानी है तो सरकार होनी चाहिए, सरकार लोगों को अधिकार दे। अधिकार नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। फिर ये प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संपत्ति व्यक्ति में जिम्मेदारी का भाव पैदा करती है, ठीक है। संपत्ति से व्यक्ति मेहनती बनेगा। निजी संपत्ति जो है समाज में सुरक्षा देगी, क्योंकि भाई किसी के पास निजी संपत्ति है तो उसके पास एक सुरक्षा का साधन है, मान लो। संपत्ति का मालिक समाज में स्थिरता चाहता है, इसलिए अनुदारवादी जो है वो निजी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है। अनुदारवाद जो है इसके प्रकार, ये कई प्रकार का है, जैसे अधिनायकवादी अनुदारवाद। ये परंपरा जो है यूरोप में देखने को मिली थी। इसका मानना था कि कड़ी और मजबूत और केंद्रीय सत्ता समाज में शांति व्यवस्था बनाए रख सकती है। यानी कि अगर मान लो बहुत ताकतवर सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, तो वो क्या करेगी? वो पूरा का पूरा कंट्रोल बनाए रखेगी। जैसे जोसेफ डी मैस्त्र और प्रशिया जैसी सरकारें जो थी, ये मानते थे कि जनता अपने आप व्यवस्था, ठीक है, नहीं रख सकते हैं, इसलिए शासक वर्ग अधिक ताकतवर होना चाहिए, ठीक है।
ये लोकतंत्र के खिलाफ था और पारंपरिक कठोर अनुशासित शासन को सही मानता था। लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता था, लेकिन कठोर शासन की ये बात करता था। ठीक है। दूसरा है पितृसत्तात्मक अनुदारवाद। ये आपको इंग्लैंड में उभरा हुआ विचार है। ये एडमंड बर्क जो थे, ये इसका प्रमुख चेहरा थे। इनका विचार था कि शक्तिशाली, अमीर और उच्च वर्ग को कमजोर वर्गों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। समाज में जो अमीर वर्ग है उसे गरीबों की देखभाल करनी चाहिए। अमीरों की जिम्मेदारी है कि समाज में बैलेंस बना रहे, और इसे एक राष्ट्र का सिद्धांत यानी वन नेशन की तरह देखा जाता है। ठीक है। वन नेशन सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसमें सरकार जो होती है, कुछ जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करेगी, उनको सुरक्षा देगी, उनको रोजगार देगी, उनकी समस्याओं को सुलझाएगी, उनके लिए पॉलिसी बनाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रतावादी अनुदारवाद। ये शाखा जो है कम से कम सरकार पे जोर देती है, यानी सरकार के पास कम से कम होना चाहिए कंट्रोल। सरकार केवल कानून व्यवस्था बनाए रखे, बाकी जो डिसीजन है वो व्यक्तियों पे छोड़ दे। ठीक है। ज्यादा लोगों की लाइफ में घुसने की कोशिश ना करे। ये कहते हैं कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, टैक्स जो है वो कम कर देना चाहिए, व्यवसाय पे सरकार को कम कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा रूल रेगुलेशन सरकार को नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। फिर एक फोर्थ पॉइंट है नव दक्षिण पंथ। ये इसमें क्या है, ये दक्षिण पंथी विचारधारा से रिलेटेड है, एक नई विचारधारा है। ये 1980 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में ये विचार जो था दिखा था। इसमें मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन जो है इसके प्रमुख चेहरे थे। ठीक है। ये दो विचारों का मिश्रण था। इसमें लिबरटेरियनिज्म की बात है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात है। दूसरा जो सांस्कृतिक परंपरा है, ठीक है, इसकी बात है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपराओं की बात करता है ये। इसकी मुख्य बातें समझते हैं। मुख्य बातें हैं कि सरकार कम खर्च करे, कल्याणकारी योजना कम हो, यानी सरकार को कल्याणकारी योजना कम से कम बनानी चाहिए, जनता के हित की योजना कम से कम बनानी चाहिए। निजी उद्योग और बाजार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन परिवार, धर्म, नैतिकता और राष्ट्रीय संस्कृति पे भी जोर देते हैं। ठीक है। यानी कि निजी उद्योग की भी बात कर रहे हैं, एक तरफ बाजार की बात कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये संस्कृति यानी परिवार, धर्म, नैतिकता और राष्ट्र की संस्कृति पे भी जोर दे रहे हैं। ये मानते हैं कि विदेशी संस्कृति से देश की पहचान को खतरा होता है, क्योंकि भाई विदेशी संस्कृति, अगर विदेशी कल्चर अपनाया जाएगा तो जो पुराने मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, वो खत्म होने लग जाते हैं। इसलिए अपनी राष्ट्रीय संस्कृति जो होती है, अपनी जो हमारा खुद का जो कल्चर है, उसके मूल्यों को हमें बचाना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जरा भी डाउट है तो वीडियो को 2 बार देख लो। थोड़ा मैंने जल्दी बताने का प्रयास किया है ताकि वीडियो जल्दी हो जाए, पर आप 2 बार अगर इसे अच्छे तरीके से देखोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आसान भाषा में नोट्स बनाए मैंने और आसान भाषा में ही आपको समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।